अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो प्लीज मुझे जो है कमेंट्स में बताएं कि हाँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि आज का सेशन जो है वो बड़ा जबरदस्त है और बहुत 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 फुल ऑफ लर्निंग है। वो लर्निंग्स हैं। आज ऐसी ऐसी चीजों में मैं आपको इंगेज करूंगा कुछ चीजों के अंदर कि आप कहेंगे कि यार हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो शायद आज तक आपको किसी ने बताई, और अगर बताई हैं तो हो सकता है बहुत बहुत जबरदस्त है, मुझे तो बहुत बहुत खुशी होगी। लेकिन आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सेशन मेरे साथ होता है। इस सेशन के अंदर कोई हम नियर पीयर की लिमिटेशन नहीं डालते। हमारे स्टूडेंट्स का है तो इसलिए हम कहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी बातों से फायदा उठाएं। तो इसलिए जो लिंक है जूम का, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको रिमाइंडर मिले कि सब ज्वाइन करें। और ये वाली बातें जो है सबके लिए है। ठीक है जी, तो प्लीज टेक अ मिनट, लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात सुन सकें, हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकें। दीज थिंग्स आर द वंस जो मुझे नहीं लगता किसी को मिस करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, चलें, जस्ट टेक 2 मिनट्स, नहीं नॉट 2 मिनट्स, 30 सेकेंड्स। मैं तब तक अपनी पानी की बोतल जरा भर रहा हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग इस तरह से प्लीज अपना जो ये लिंक है इसको अपने स्टेटस पे लगाएं, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ एडेड हैं, आपके साथ आपके नंबर के साथ एडेड हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उन सब तक ये लिंक पहुंच सके और वो सब बच्चे इसको ज्वाइन कर सकें। वेलकम बैक। आज की बात स्टार्ट करते हैं। आज मैंने दो बातें आपसे करनी है। एक, आज का जो सेशन है जिसका टॉपिक है अराउंड अ टॉप सीक्रेट दैट एमडी-कैट स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। आज हम उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। और दूसरी चीज जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है पीएमसी की जो रिसेंट अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जो गपशप हुई है प्रेस, वो पीएमसी की आपस में बॉयज बैठते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं और सोचते हैं कि यार ये मुल्क के लिए बेहतर चीज होनी चाहिए। तो वो उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या उन्होंने मुल्क के लिए सोचा है, आप लोगों के लिए क्या सोचा है, आपके फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप लोगों के काफी सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे एमडी-कैट कब हो रहा है, कौन कंडक्ट कर रहा है, पेपर कौन से वाली किताब से बनना है, कौन सी पॉलिसी है, किसी क्या वेटेज है, वगैरह वगैरह। साउंड्स गुड, इसके बारे में बात की जाए। और हाँ, बीच में अगर दिल करे कोई सवाल करने का तो यू गाइस आर कंप्लीटली फ्री, क्या बात करें। ठीक है, 8:06 हो रहे हैं। मेरी आज की पूरी कोशिश है कि बात जो भी मैं करना चाह रहा हूँ उसको जो है मैं 9 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह जो है खत्म करने की कोशिश करूँ। ये आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग जो है 10 मिनट का 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। ठीक है, जल्दी से मैं एक दो सवाल लेता हूँ। शायद मैं उनके जवाब ना दे सकूं, लेकिन मुझे एक फील मिल जाएगी कि किस तरह के सवाल जो हैं वो इस टाइम पे गर्दिश में हैं, ताकि उसके हिसाब से बात की जाए। विनेश, आपका कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सर, अभी पीएमसी के हवाले से लेटेस्ट पोस्ट आई है कि जिसमें उन्होंने आईसीटी, केपीके और बाकी प्रोविंसेस के साथ भी किए, और नम्स के हवाले से भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो ये जरा थोड़ा सा इनके हवाले से बता दें। डन, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? विनेश, सफा, आप लोगों का हैंड क्यों रेज्ड है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो अपना हैंड जो है वो डाउन कर लें प्लीज। सर काइंडली एक सेकंड जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें जी, कर देते हैं। हमारे प्यारे अली इम्तियाज साहब जो हैं वो मीटिंग से आउट हो गए, तो वो कह रहे, घबरा गया। उन्होंने बोला कि यार कॉल करके स्पेशली कि प्लीज मुझे इन करें। अच्छा जी, जी जिनका हैंड रेज है क्वेश्चन करें प्लीज, माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें जल्दी से बिफोर वी स्टार्ट फॉर्मली। बताएं क्या सवाल है। हेलो जी विनेश बताएं। सर, एक्चुअली हम सुन से हूँ सर, तो काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब कि कोर्स कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि सर ये पीएमडीसी का बोल रहे हैं कि आपको सिंध का पढ़ना है, फिर बोल रहे हैं अगर पीएमसी आ रही है तो फेडरल पढ़ो, पंजाब पढ़ो। सर इस वजह से समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना करते हैं चाहिए? इसको भी आज जवाब देते हैं। और कोई सवाल? नहीं सर, और कुछ नहीं है। डन, थैंक यू। कबीर, आपका कोई सवाल है? मुझे को होस्ट कर दें प्लीज। क्या करना? सॉरी, को होस्ट। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी सर, सर अभी देखें जी। जैसे कि 28 सितंबर की मीटिंग के वो जो पॉइंट्स हमें पीएमसी ने शेयर किए हमारे साथ,
तो उसमें एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया नम्स के बारे में, काइंडली जरा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। और दूसरी बात ये है कि सर मैं केपी से हूँ, ठीक है। पहले मेरी प्रायोरिटी इस तरह थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पंजाब थी, क्योंकि पीएमसी के जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो मुझे लगता है पंजाब से आते थे। अब उसको मैं किस तरह करूं? अब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे फेडरल को रख लूं या नहीं पंजाब ही रहे? काइंडली जरा इस बारे में गाइड कर दें। डन। कोई और क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जब चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते हैं, हर चैप्टर को तैयार करते हैं, तो उसके बाद जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वो कोई 2, 3 या 5 एमसीक्यूज गलत हो रहे होते हैं। लेकिन जब एज अ होल एक एफएलपी सॉल्व कर रहे होते हैं ना किसी भी चैप्टर के मुतालिक, तो उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू गलत हो रहे होते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, मुझे वो जानना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डन डन, इसके बारे में बात करेंगे। अली यार, कैन यू प्लीज हेल्प मी आइडेंटिफाई ये जो प्रेस ब्रीफिंग है इसके अंदर कौन सा पैराग्राफ जो है वो नम्स की बात को रेफर कर रहा है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स अभी बैठ के बात कर रहे हैं? हमारा भाई ये पैराग्राफ टोटली डिफरेंट है। क्या उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये नहीं था? मैं आपको ये पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आपके साथ शेयर किया मैंने। एक्चुअली ये सिर्फ ये इतनी सी बात है कि पीएमसी ने ये बात कही है कि नम्स एमडी कैट जो नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए जो एमडी कैट है वो नम्स से ही पीएमसी कंडक्ट करवा लेगा, ठीक है। यानी यूएचएस वगैरह से पहले कर रहे थे वो अपना एमडी कैट कंडक्ट करेंगे, और नम्स के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका एमडी कैट नम्स ही कंडक्ट कर लेगा। इसकी पीछे उन्होंने साथ नीचे छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पीएमए लॉन्ग कोर्स वगैरह है आगे आने वाला अक्टूबर में, उसकी आर्मी के अंदर फोर्सेस में जो रजिस्ट्रेशन होती है वो स्टार्ट हुई अक्टूबर 10 को, तो वो किसी एंड पे डिले ना हो। तो बच्चे शायद पीएमए की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको पता नहीं पीएमए क्या होता है। ये सिर्फ ये है कि नम्स एमडी कैट कंडक्ट करेगा, और इस पैराग्राफ के बिल्कुल ऊपर ये लिखा हुआ है कि पूरा पाकिस्तान का टेस्ट एक जैसा होगा, तो वो चाहे उसमें कोई फर्क नहीं। गॉड ठीक है। अच्छा चलें जी, खैर मैंने खुद भी ये सारा पढ़ लिया है यार, बड़ी सिंपल सी प्लेन इंग्लिश में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अब आप लोगों को पता है कि यार बाकी सारा जो पीएमसी का जो ये जो सारा भी प्रोसीजर डिले हुआ है सारा कुछ, तो आप लोगों को पता है फरवरी में जाकर क्लासेस स्टार्ट होंगी एमबीबीएस की और ये बीडीएस वगैरह की, ऐसे ही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस की अगर बात करें तो क्लासें जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। बीडीएस की अराउंड 28 फरवरी को स्टार्ट हो रही है, एमबीबीएस की अराउंड 1 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो पीएमए है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी वगैरह, वो अपनी चीज़ों के अंदर जो है तौसीख वगैरह नहीं करता। वो कहता है कि भाई एक डिसिप्लिन है प्रॉपर, और क्या नाम है उनका एक अपना प्रॉपर रूल्स गाइडलाइंस और सेटअप होता है, तो इसलिए वो इस तरह की सियासी चीज़ों के अंदर नहीं पड़ते कि सियासत की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो। उनका एक बड़ा सेट क्राइटेरिया है, उसको नम्स कहते हैं। नम्स के अंदर ही जिस तरह से पहले होता आ रहा है आगे भी उसका एमडी कैट होगा, उसका अपना एक क्राइटेरिया बनेगा। हाँ पीएमसी गवर्निंग बॉडी वहां पर हो तो हो, वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अपना प्रोसीजर करेंगे। तो ये सिंपल उसका मतलब है। तो बाकी जिन जिनका नाम्स है उनको पता होना चाहिए कि नाम्स उनका अपने फॉर्मेट पे अपने हिसाब से जैसे हर साल पेपर लेता आ रहा है वैसे पेपर ले रहा है, ठीक है। सीधी सी बस ये बड़ी बात है। ओके, यहाँ पर शक की गुंजाइश ना रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज जल्दी से डिस्कस करते हैं कि जो बाकी जो बातें आई हैं पीएमसी की तरफ से, बड़ी प्लेन इंग्लिश में, आप लोगों को पता है मोटी मोटी बातें क्या हैं। हाँ भाई, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बात हुई थी, उन लोगों ने बैठ के क्या बात की, उन्होंने बोला कि भाई पहले जहाँ पर पासिंग परसेंटेज 65% होती थी अब वो जो है 55% हो गई है, ठीक है। ये बात भी समझ आती है। बीडीएस के लिए 45% है। टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल जलता है ये देखकर, बहुत ही फालतू और फजूल बात है। हम लोग पता नहीं कॉन्टिन्यूसली अपने मुल्क का मेरिट गिरा रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गिरा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स वो गिरा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम एज अ कंट्री कहाँ पर जा रहे हैं, बट सही है चलो। अपना तबसरा अगर मैं रोक के रखूं तो इट इज व्हाट इट इज, 55% जो है पासिंग परसेंटेज होगा। 55% वाला बच्चा मुझे नहीं पता अगर मेडिकल में क्या करेगा। आई डोंट इवन थिंक वो डिजर्व करते हैं मेडिकल कॉलेज में जाना, बट सही है, इट इज व्हाट इट इज। पाकिस्तान की नालायकी को अगर ज़हन में रखा जाए तो। उसके अलावा खैर अगर बात की जाए कि उन्होंने क्या बोला है कि ये पॉलिसी जो है ये सिर्फ इस साल के लिए है, तो मतलब जो बच्चे इस साल एमडी कैट दे रहे हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी लगेगी। लेकिन अगर पिछले साल का कोई एमडी कैट वाला बच्चा अगर पिछले साल का स्कोर उठाकर अगले साल ला रहा है कि यार मुझे इस वाले स्कोर के ऊपर जो है जरा देखा जाए, तो उसके ऊपर पिछले साल की ही पॉलिसीज लगेंगी। वही 65% वाली बात, वही क्या नाम है वेटेजेस वगैरह वाली बात, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन इस साल अगर कोई बच्चा एमडी कैट दे रहा है तो उसके ऊपर इस साल की पॉलिसीज होंगी। क्या क्या पॉलिसीज होंगी? पॉलिसीज जो हैं अब ये होंगी कि अब आपका एमडी कैट जो उसकी वेटेज 50% है, एफएससी की 40% है, मैट्रिक की 10% है। सीधी सी बात है, मैट्रिक पहले नहीं था, अब उसको ऐड कर दिया गया है।
कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि मैट्रिक के अंदर ऐसे भी बच्चों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होता है, एफएससी में थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म किया होता है, तो मैट्रिक अगर ऐड है तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल मेरिट जो है वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा इंशाल्लाह। एक तो ये अच्छी बात है। फिर उसके अलावा एमडी कैट जो है वो लेगा कौन? अच्छा, अब ये क्वेश्चन है जो सब स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज्यादा है। देखिए जी, 2,05,000 बच्चों ने अपीयर होना है इस बार फॉर अराउंड 12-15,000 सीट्स, ठीक है, जो आपकी क्या कहते हैं ऐसे गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं, और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की सीट्स मेरे ख्याल से वो भी तकरीबन 15 से 20,000 होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन जो है 15, 25, 25, 35, 45,000 सीट्स के लिए तकरीबन जो है 2 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे। मेजोरिटी बच्चे, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट मेडिकल के लिए कर रहे होते हैं, तो आपने तो अपनी 15,000 सीट्स को देखना है, क्योंकि सब बच्चे जो है प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स कर सकते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। आपको डेफिनेटली जो है प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए, प्राइवेट में जाना कोई बुरी बात नहीं होती, इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं होती। मुझे नहीं पता क्यों पाकिस्तान में ऐसा है। आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इतनी एडवांस है, बाकी पूरी दुनिया में प्राइवेट एजुकेशन ही होती है। अगर आपके माँ बाप के पास पैसे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जाना चाहिए। हाँ, किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल में, किसी फजूल वाले में ना जाइएगा। खैर, इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो ये है कि इस बार जो है 2 लाख बच्चे जो है वो अप्लाई करेंगे 15,000 पब्लिक सीट्स के लिए। मेरिट डेफिनेटली काफी ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होगा। हर साल आपको पता है बढ़ रहा है। जब हमने 2016 में स्टार्ट किया था एमडी कैट, तो उस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते थे एमडी कैट के लिए। अगले साल 140 से 160 हुए, फिर 180 हुए, लास्ट ईयर 194 थे, इस साल 2,05,000 हो चुके हैं। तो हर साल जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। हर आने वाले साल के साथ कंपटीशन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये चीज समझ आ गई। टेस्ट कौन लेगा? टेस्ट जो है वो, अब यहाँ पर 2 बातें हैं, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साफ साफ ये देखें क्या बात लिखी हुई है यहाँ पर ये बात कि द एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंध, आईसीटी एंड केपीके ऑल एग्रीड। ठीक है ना, यहाँ पर बलोचिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ। बलोचिस्तान का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर खैर पंजाब का नाम भी नहीं लिखा हुआ, यूनिवर्सिटी आईसीटी केपीके। अच्छा, खैर आई थिंक या तो जिस बंदे ने प्रेस ब्रीफिंग लिखी हुई है उसने गलती से इसको मिस आउट कर दिया होगा, या फिर आई डोंट नो क्या यहाँ पर हुआ होगा। बट एनीवेज, यहाँ पर मतलब ये है कि जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज है, फॉर यूएचएस हो गया, लम्स हो गया, खैबर मेडिकल हो गया, इन सब ने एग्री किया है कि यार हम लोग जो है खुद टेस्ट ले सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक्स सारी ये मैनेज करेंगे। लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब है कि यार टेस्ट लेना कहाँ पर है, उसकी कुर्सी, मेज, पंखा कौन सा लगाना है, कौन सा हॉल होगा, वहां पर इन्विजिलेटर कौन होगा, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, पेपर कलेक्शन कैसे होगी, पेपर चेकिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें जो है ये सारे के सारे सेंटर्स जो है खुद अपने तरीके से करेंगे। हाँ, ये सारे लोग जो है टेस्ट किसका देंगे? टेस्ट कौन बनाएगा? टेस्ट जो है वो बनाएगा पीएमसी। ठीक है, ये वाली चीज है। कहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड द सिलेबस remain same as on PMC website. The PMC will provide a single uniform paper for all candidates and exam will be conducted on the same date and same time for the whole country. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब जो बच्चे जिसने मुझसे ये सवाल किया था कि सर क्या होगा, सिंध का अपना पेपर आएगा, केपीके का अलग आएगा, पंजाब का अलग आएगा, मैं इस वाली किताब से पढ़ूं, इस वाली किताब से पढ़ूं, सारे शक दूर हो चुके हैं इस वाली बात से। पीएमसी खुद बैठकर एक पर्चा बनाएगा पूरे मुल्क के लिए, एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे सबका पर्चा होगा। ठीक है, पर्चा किस चीज पे बनेगा, किस बेसिस पे बनेगा? वो सिलेबस के ऊपर जो पीएमसी का है। पीएमसी ने अपना सिलेबस किस चीज को ध्यान में रख के बनाया था? मोर और लेस एसएलओस को ध्यान में रख के बनाया था। एसएलओस को सबसे ज्यादा कौन सी वाली चीज फॉलो करती है? आपकी फेडरल की किताब फॉलो करती है, केपी की किताब फॉलो करती है। पंजाब की किताब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पंजाब की किताब तो पढ़नी है, लेकिन उनके लिए फेडरल की किताब पढ़ना जरूरी है। सिंध के बच्चे सिंध की किताब पढ़ रहे हैं, फेडरल की पढ़नी जरूरी है। केपीके वाले अगर पढ़ रहे हैं तो केपीके की अपनी किताबें सबसे जबरदस्त हैं, लेकिन साथ में अगर फेडरल की पढ़े तो और अच्छी बात है। और अगर हर का पूरा टाइम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब उठाकर देख लो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो सिंपल सा ये क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपने अब कहानी करनी है। कोई आगे पीछे की चीजें उठाकर देखने की जरूरत नहीं है, कोई ये देखने की जरूरत नहीं है कि ईटा कौन से पास पेपर बनाता तो मैं ईटा करूं या ये करूं या ये करूं। वंस एंड फॉर ऑल इस वाली कंफ्यूजन को स्क्वॉश कर दिया गया है इस वाली प्रेस रिलीज ने कि पेपर एक ही बनेगा। ठीक है जी, इस वाली बात के ऊपर आई होप कि आपके बाद कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे अब ये कोई सवाल ना करें कि पेपर कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। कहानी खत्म, जो पढ़ रहे थे पहले उसी को पढ़ते रहो और आगे पीछे कोई होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, आप लोगों में से मैंने अकेडमीज में बहुत सारी आजकल एड्स वगैरह देखी हैं कि फिजिकल अकेडमीज, यूएचएस, ईटा वगैरह के बेसिस पर दोबारा से अपने टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 12-15,000 वो और मजीद मांग रहे हैं। बेटा, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के बाद भी अगर आपने डिस्ट्रैक्ट होना जाके तो प्लीज इस बात को याद रखें कि आप लोग
आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, आप फेलियर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि बॉडीज ने लॉजिस्टिक्स देखनी है, उन लोगों ने उन पेपर पैटर्न्स के ऊपर पेपर नहीं बनाना, कितने पेपर बनाना है, ठीक है। तो इस चीज को इंश्योर करते हुए अपनी तैयारी को उसी तरीके से करें जैसे गवर्निंग बॉडी ने आपको रिकमेंड किया है। इसके अलावा एक और चीज ये है कि सब्जेक्ट वाइज क्या इम्पैक्ट इसका आ रहा होगा। कल थर्सडे को 12 से 1 आपके जितने इंस्ट्रक्टर्स हैं, सर शाहिद, सर मंसूर, सर हबीब, सर तनवीर, आपके साथ लाइव आएंगे ऑन फेसबुक, और हम कोशिश करेंगे कि वो यूट्यूब पे भी लाइव हो साथ ही। तो प्लीज आप उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिएगा। जिस तरह से आपके पास ये वाला लिंक आया है वैसे ही आपके पास वो वाला लिंक भी चला जाएगा। तो आप लोगों ने उस सेशन को ज्वाइन करें ताकि सब्जेक्ट वाइज अगर कोई क्यूरी आपकी रह गई है अभी भी, आप उनसे पूछ के उसको भी क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच। प्लीज हम आगे थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इन। अब वो स्टूडेंट ने जो सिंथ का बच्चा था जिसने मेरे से सवाल किया था, अब वो माइक अनम्यूट करे और मुझे बताए कि उसको क्या समझ आई। करो, कौन था वो लड़का? विनेश आप थे? माइक अनम्यूट करें, बात करें। जी सर। हाँ जी, बताएं आपका जो सवाल था, आप जवाब आपको मिला, बताएं आपको क्या समझ आया, कौन सी किताब यूज करेंगे आप, बताएं कहाँ से पढ़ाई करेंगे आप, बताएं। सर आपने बताया था कि वो एक फेडरल और एक सिंध की अपनी बुक। बस सही है, और टाइम मिले तो पंजाब की हाथ लगा लें, टाइम मिले तो, वरना जो तुम कर रहे हो वो बेहतरीन है, कोई आगे पीछे चीजें देखने की जरूरत नहीं है। कोई अपने सिंध के जो एमडी कैट जो लम्स कराता था वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, उसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एकेडमी जाकर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है जो ये बोले मंजन आपको बेच रहा हो कि यार चलो आज यूएचएस के पास पेपर करें और ये करें ये करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम जाओगे ये सारा कुछ करोगे तो अपनी फटीग बढ़ाओगे, अपना स्ट्रेस बढ़ाओगे, अपने ऊपर एक बोझ डालोगे कि शिट मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो ये हरकतें नहीं करनी, ठीक है। ये सारी आगे आपके पास अपडेट, ठीक है। अब आपको आगे पता है, आगे की कहानियां जो है वो बड़ी सिंपल सी हैं। अली इम्तियाज आपके साथ जो ये सारी फाइल शेयर कर देंगे, आगे बस ये है एडमिशन ये होंगे तब होंगे वगैरह वगैरह, एडमिशन पोर्टल तब खुलेगा, ये सारी चीजें जो है सिंपल सी है, ठीक है। आई होप इसके ऊपर हम जो है अपना टाइम ना लगाएं, ठीक है। अच्छा सर जी 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 विनेश। सर एक्चुअली अभी सिंध की एक सर 2 बुक हैं, एक तो सर ओल्ड है, जो एक न्यू बुक आई है जो अभी सर सितंबर में आई हुई है, ठीक है सर। तो सर एक्चुअली हमें पता नहीं है कि अभी पेपर कहाँ से मतलब कि बनेगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस ओल्ड से हैं, क्योंकि अभी जो न्यू बुक आई है वो सर उसमें काफी चीजें एडवांस भी हैं और वो फेडरल और पंजाब से मिलती जुलती हैं, और जो ओल्ड बुक है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब कि ऐसा कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, क्योंकि आपको तो पता है सर 40 साल पहले की किताबें लिखी हुई सिंध की, तो सर अभी बिल्कुल ठीक फेडरल है, की बिल्कुल ठीक किताब है, है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं आपको हल्फन ये बात बोल सकता हूँ कि जब भी आपका पेपर पीएमसी बैठ के बनाता है, यकीन माने ना वो पंजाब की किताब उठाकर देखता है, ना वो फेडरल की किताब उठाकर देखता है, ना वो सिंध की किताब उठाकर देखता है, ना वो केपीके की किताब उठाकर देखता है। उसके सामने होते हैं एसएलओ, वो पूरे मुल्क में इंस्ट्रक्टर को बोलता है जानी बात सुन, ये मैंने तुझे एसएलओ दिए, मेरे को इसके हिसाब से एमसीक्यू बनाकर दे दे। वो इंस्ट्रक्टर जो है अपने हिसाब से एमसीक्यू उठाकर उनके बैंक में डाल देते हैं। तो न्यूटन लॉ जो है वो अगर पुरानी बुक में नई बुक में दोनों सेम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से न्यूटन लॉ के ऊपर आपने फोकस करना है, ना कि नई में क्या है पुरानी में क्या है। पहली बात होगी ये। दूसरी बात होगी ये कि फॉर एग्जांपल आपने ये भी देखना है कि यार पीएमसी के सिलेबस में जो चीजें हैं उसको देखना है। मिसाल के तौर पे ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बोर्ड्स में पढ़ाई जाती हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। हमारा मुल्क जो है फॉर सम रीजन जो है बड़ी वो शर्म खाता है इस बात पे कि हम लोग सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को पढ़ाया जाए, ना जाने इसमें क्या कोई अजीब सी बात है। बट फॉर एक्स वाई रीजन बहुत सारे बोर्ड्स जो है उसको एक्चुअली एलिमिनेट करते हैं। जब वो उसको एलिमिनेट करते हैं तो उससे होता ये है कि पीएमसी डॉक्टर अगर आप बनोगे और अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता है और फीमेल का नहीं पता, तो आई डोंट थिंक कि आप बहुत जबरदस्त डॉक्टर बनेंगे, राइट। तो दैट्स द रीजन यू नीड टू नो बोथ। तो बहुत सारे बच्चे अगर सिर्फ किताब को देखकर जाएंगे और किताब में वो वाला टॉपिक है ही नहीं और उसको स्किप कर देंगे, तो दैट वोंट डू एनी गुड। तो आपका जवाब सिंपल ये और सबके लिए है कि पीएमसी सीएमसी ये सारे किसी किताब को नहीं देखते होते, ये सिंपल देखते होते हैं भाई सिलेबस क्या, सिलेबस के हिसाब से हमने सवाल क्या बनाने हैं। वो एक कंप्यूटर के अंदर सारे सवाल डालेंगे, एक बटन दबाएंगे, कंप्यूटर को बोलेंगे यार बेहतरीन सवाल ला कर दो, वो बेहतरीन सवाल ला कर देगा। 2 टीचर्स को बोलेंगे हाँ यार ये आप जरा सवाल देख लें ये अच्छे हैं, टीचर कहेंगे हाँ यार सवाल सारे अच्छे हैं मजे के हैं, बस बच्चों को देते हैं कहानी करते हैं, बात खत्म। कोई बंदा ये बैठ के देखता अच्छा है सिंध की किताब में पेज नंबर 47 के ऊपर इस वाली लाइन पे ये लिखा हुआ है, आ जाओ ये उठा कर डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप अपनी किताब पढ़ें, क्यों किताब एक रेफरेंस बुक होती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पीएमसी का सिलेबस सामने रखने की जरूरत है। वो चाहे जहां से आपको मिल रहा हो, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो पुरानी बुक नई बुक डजंट मैटर। कोई ऐसा टॉपिक जो नई बुक में ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन है, नई बुक में से पढ़ लो, पुरानी बुक में ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन है, पुरानी बुक में से पढ़ लो। सिलेबस, टॉपिक,
सब टॉपिक्स ये मुकम्मल होने चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो हमने जो है इस चीज को बड़ा कर लिया। मेरा जो सेशन होता है वो इस चीज के अराउंड ज्यादा नहीं होता जो आज हम बातें कर रहे हैं। तो ये सर सारी चीजें जो आप बुक्स की बात कर रहे हैं वो फॉरेन बुक से भी दे सकते हैं उस टॉपिक से रेलेवेंट एमसीक्यू? वो किताब खोलते ही नहीं है बच्चे, वो किताब खोलते, वो कोई किताब नहीं देखते। आप तो सर मुझे फिर अगर सिलेबस बताओ तो कोई रहता ही नहीं, सिलेबस क्या? फिर सिलेबस तो कोई रहता ही नहीं है ना, मतलब फॉरेन भी उसमें आ सकता है कंटेंट। मैं कह रहा हूँ सिर्फ न्यूटन लॉ अगर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, या अगर फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी है या फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन के अराउंड अगर एमसीक्यू बनाना है तो उन्होंने सिलेबस प्रॉपर दिया हुआ है ना, सेल मेम्ब्रेन की यार ये 4 चीजें हैं, आपने सिंपल वो चीज पढ़नी है, बस स्टोरी सर खत्म। हो सकते है हमारी जो बुक्स हैं वो पुरानी है और अब जो डिस्कवरीज हो रही हैं वो नई है, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। प्रॉब्ली फॉरेन की बुक आपकी लिमिटेशन, आपका जो नॉलेज है, आपका जो लेवल है, उसकी लिमिटेशन के अंदर रखा जाता है। आपको Exactly, जितना जो टॉपिक याद होना चाहिए उसको उसी एक्सटेंट पे ही हमेशा टेस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली वो आपसे ऊपर नहीं जाएंगे, वरना आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस पे बीएससी लेवल पे और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन वो आपसे रेलिवेंट ही नहीं है। तो आप अपने सिलेबस को उसकी एक्सटेंट तक ही तैयार करें, वो आपके लिए काफी होगा। सर बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी तो बोलते हैं कि बुक की लाइंस आती हैं तो आप लोग बुक्स को बस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ तो लें। बुक को तो पढ़े वो ना, क्या देखिए बात है? मैंने कब मना किया कि बुक को ना पढ़े? मैंने कहाँ पर ये वाली बात बोली कि बुक को ना पढ़े? मैं ये कह रहा हूँ जब आप इस चीज में पढ़ जाते हैं कि ये किताब पढ़ूं या ये किताब पढ़ूं या ये किताब पढ़ूं, ठीक है, तो फिर वहां पर कंफ्यूजन आ जाती है। भी सिलेबस को सामने रखें, सिलेबस के हिसाब से वो चीज वहां नजर आ रही है उधर भी पढ़ो, इधर नजर आ रही है इधर भी पढ़ो, इधर नजर आ रही है इधर भी पढ़ो, ठीक है, जो उसमें से कॉमन चीजें हैं बस उनको पढ़ो। ठीक है, कोई इस चीज को नहीं कि भाई मैंने सिर्फ ये किताब पढ़नी है, मैंने इससे स्टिक रहना है, ये चीज आपको खराब करेगी, नहीं, ये हरकत नहीं करनी। ठीक है, एक रेफरेंस बुक बनाओ, ठीक है ना, उसको पढ़ो अच्छी तरीके से, जो आपकी बोर्ड की किताब है, उसके बाद वो किताब पकड़ो जिसके अंदर वो वाले टॉपिक्स हैं जो आपकी बोर्ड की किताब के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिंध वाला बच्चा फेडरल बोर्ड की पकड़े, पंजाब वाला फेडरल बोर्ड की पकड़े, केपीके वाला फेडरल बोर्ड की पकड़े, और फेडरल बोर्ड वाला अपनी किताब पढ़ने के बाद जो है पंजाब वाली को भी अगर पढ़ ले तो अगर ऊपर नीचे का दो का चीजें हैं तो वो खत्म हो जाएगी। बाकी बुक की लाइनें आती हैं, बुक की लाइनें भी तो किसी बंदे ने कहीं पर क्या, बुक की लाइनें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक को पढ़ो, ठीक है, जाहिर सी बात है बुक को पढ़ो, लेकिन ये बात जानो कि बुक की वो लाइंस भी किसी बंदे ने किसी डिस्कवरी के बेस के ऊपर ही लिखी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, नॉट जस्ट कि यार मुझे बुक का रटा मारना है दैट्स इट, और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं पुरानी बुक पढूं या नहीं बुक पढूं। दैट्स द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे निकलें, किताब से आगे निकलें। सर एक्चुअली मैं रिपीटर हूँ, तो सर जैसे मैं लास्ट ईयर टेस्ट में बैठा था तो सर जैसे मैंने एमसीक्यूज देखे तो सर एक दो एमसीक्यूज मुझे मिले थे केपीके से, एक दो मुझे मिले थे पंजाब की, ऐसे बुक लाइन थी जैसे अभी परसेंटेज आती है ना, सेम टू सेम परसेंटेज लिखी हुई है, और सर कुछ सवाल थे जो फेडरल से मिले थे। तो सर मतलब के तीनों बुक का लेकर साथ कैसे चलना चाहिए, क्योंकि सर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो थोड़ी अनरिलेवेंट भी होती हैं, जो बार बार भूल जाते हैं सर, मतलब तीनों विनेश चारों मुझे बुक बताएं, मुझे समझ आ गया। विनेश मुझे बताएं, मैंने जो खुद जवाब दिए, rather than repeating myself, मैं आपसे पूछूंगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, आपने क्या करना है, क्या फ्लो बताया अभी आपको? सर वो सिंध टेक्स्ट बुक और वो फेडरल। मैंने क्या बताया? मैंने बोला सिंध पढ़ें फिर फेडरल पढ़ें, उसके बाद मैंने क्या बोला? और अगर टाइम हो तो मतलब कि वो पंजाब को देख लें। तो फिर आप जो सवाल कर रहे हैं क्या इसका जवाब इस बात के अंदर नहीं है? Guys, मतलब increase the quality of your questions. Increase the quality of the questions. Very important. सर मैं आपकी बात समझ गया, मैं भी वो समझ गया, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मतलब कि ये जो बुक्स हैं इनको सर मैनेज कैसे करें, क्योंकि जैसे सब मतलब के तीनों चारों बुक को लेकर जैसे एंट्री के लास्ट दिन होंगे उनको सर मतलब कैसे मैनेज करेंगे, तो ये थोड़ी अगर टिप्स मिल जाए। देखिए आपने सिंपल क्या करना है, आप अपनी किताब उठाएं, अपनी किताब के आप फॉर एग्जांपल आप एक सफा आपने दिया मिसाल के तौर पे, ये मैं क्या नाम है अपने पास ही मैं यहाँ पर नोट्स बनाता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोट्स बनाए, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेल बायोलॉजी के नोट्स बनाए, ठीक है, खैर पता नहीं किताब आपको नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद मैंने नीचे जगह छोड़ दी, मैं क्या नाम उसी किताब में जो मेरी सिंध वाली किताब है मैंने अगले टॉपिक के नोट्स बनाए, नीचे जगह मैंने छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद मैं अगली किताब उठाता हूँ, अगली किताब में मुझे कोई नई चीज पता चलती है, मैंने थोड़ी सी चीज उसमें से यहाँ पर लिख दी, थोड़ी सी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, फिर मैं तीसरी किताब उठाता हूँ, उसकी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, उसकी चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, आखिर में आपकी ये नोट्स की किताब होगी जो कि तीनों किताबों का मजमुआ होगा, इसको आप पढ़ेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बट अगेन 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 बात सारी करने वाली ये है कि डू नॉट लूज इनटू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। व्हाई? बिकॉज मिसाल के तौर पे पेपर में महीना रहता हो और आपने एक पूरी किताब अगर ना पढ़ी हो
तो इस स्ट्रेस में जाने के बजाय कि यार मैंने पूरी ये किताब मेरी रहती है, नो डाउट कि वो तुम्हें ज्यादा नुकसान देगी एज कम्पेयर टू जस्ट फीलिंग कि मैंने जितना पढ़ा है वो जबरदस्त है, वो बहुत अच्छा है, मैं उसको अच्छी तरह से रिवाइज करूं, उसी के बेस पे अगर मैं चीजें कर दूं तो जबरदस्त हो जाएगा। अब इस स्ट्रेस को खत्म करने के बाद आप बोलो कि यार नई किताब उठाकर देखते हो, उसमें कोई नई चीज तो नहीं होगी ना, हल्की फुल्की चीजें होंगी, तो हल्का हल्का उसे कैजुअली बैठ कर देखो 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 देखो, कहीं पर कोई नई चीज नजर आ जाए तो बंदा बोले यार चलो इस वाली चीज को उठाकर देख लेते हैं, चलो इस वाली चीज को, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो नहीं होगी, आपको होगी वो ये तो नई चीज लिखी हुई तो है ही नहीं, लेकिन हो सकता है वो आपके सिलेबस में ना हो। तो इस चीज को बड़ा गौर से, अगेन पंजाब फेडरल ये दो किताबें, दिस विल सॉल्व ऑल द इश्यूज, केपीके फेडरल ऑल द इश्यूज, सिंध फेडरल ऑल द इश्यूज। इफ टाइम स्पेंड तो दूसरे बोर्ड्स की हल्की फुल्की किताब देख लो, हो सकता है कि एक दो एमसीक्यू जो उन्होंने गलत करने थे वो तुम्हारे सही हो जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रेस में आ गए कि मैं ये भी करनी है ये भी करनी है ये भी करनी है, मेरे से अभी तक नहीं हुई, तो तुम्हारे अपने बोर्ड के जो 10 सवाल जो तुम्हें आते होंगे, 20 सवाल जो तुम्हें आते होंगे, वो भी तुम गलत करके आ जाओगे। आई मीन देयर इज अ रीजन ना कि बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद 200 में से ऑन एवरेज 100-110 नंबर ले रहे होते हैं। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, इस चीज को समझो। एनीवेज सर आप कह रहे थे कि वो बुक को बिल्कुल भी नहीं देखते, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आए हैं जो बुक की बिल्कुल लाइंस हैं, तो फिर वो कैसे सर? या देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है। देखो कहीं एक यूनिवर्सल टेक्स्ट होता है, यूनिवर्सल टेक्स्ट में से देखो न्यूटन के लॉ के अंदर आप जब चीजें पढ़ना शुरू करोगे तो उसके अंदर 1000 चीजें होंगी। अब हर बोर्ड को बोला जाता है यार तुमने ये न्यूटन की लॉ के अराउंड जो है ना तुमने एक टॉपिक बनाना है। कोई ऑथर अपने हिसाब से बनाता है, कोई ऑथर अपने हिसाब से बनाता है, कोई ऑथर अपने हिसाब से बनाता है, पर यूनिवर्सल टेक्स्ट तो एक ही रहता है ना, यूनिवर्सल टेक्स्ट एक ही रहता है, ठीक है। जो एक प्राइम टेक्स्ट होता है वो एक ही होता है। अब उस प्राइम टेक्स्ट में से किसी ने कोई एमसीक्यू बना लिया तो आप कहोगे कि ये प्राइम टेक्स्ट में से बना है, ना कि आप ये कहोगे ये केपीके की बोर्ड से बना है। हाँ ये जरूर हुआ कि ये एमसीक्यू उससे मैच करे जो केपीके के ऑथर ने लिखा है। ये चीज अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। ये बात है जो कि बार बार पीएमसी आप लोगों को बताने की कोशिश करता है कि यार देखो मैंने तुम्हें कोई किताब पढ़ने को नहीं बोला, मैंने तुम्हें सिर्फ सिलेबस दिया है, तुमने सिर्फ सिलेबस को देखना है। सिलेबस के हिसाब से तुम्हें जो चीज जहां मर्जी से मिल रही है तुम वो देखो अपने लेवल के हिसाब से, जो अली इम्तियाज ने भी बात की, ठीक है। केपीके से मिल रही है केपीके से लो, फेडरल से मिल रही है फेडरल से लो, पंजाब से मिल रही है पंजाब से लो, सिंध से मिल रही है सिंध से लो, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर रहकर चीज को लेना है। सबसे पहले होगी ये बड़ी बात, ये पीएमसी बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। दूसरी बात, सवाल पीएमसी को कौन देता है? सवाल पीएमसी को टीचर्स ही देते हैं ना। टीचर्स कहाँ से आते हैं? मेजॉरिटी केसेस के अंदर वो टीचर्स जो पंजाब से आ रहे होते हैं, क्योंकि यूएचएस की एक बहुत बड़ी लेगेसी है एमसीक्यूज वगैरह बनाने की। कुछ सिंध से भी आ जाते हैं, कुछ केपीके से भी आ जाते हैं। वो अपने सेट ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं, ये अपने सेट ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं, पंजाब वाले अपने सेट ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं। उन सेट ऑफ क्वेश्चंस की छांटी की जाती है, देखा जाता है कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ वो कौन सी किताब में से निकाला, कौन सी किताब में से नहीं निकाला, ठीक है। इन सारे सवालों को उठाकर सिस्टम में डालते हैं और सिस्टम को बोलते हैं कि भाई मुझे 200 नंबरों का एक अच्छा सा टेस्ट निकाल कर दे दो। वो 5-6 उसकी इटरेशंस निकालता है, वो डिफरेंट टीचर्स को भेजे जाते हैं। टीचर कहते हैं हाँ भाई ये एक पर्चा बड़ा अच्छा है, इसमें डिफिकल्टी लेवल भी बैलेंस्ड है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स भी कवर्ड हैं, ये वाला पेपर जो है बच्चों को दे दिया जाए। अब वो इस चीज को नहीं देखते कि भाई कौन सा किस किताब में से है, कौन सा किस किताब में से आया है, क्योंकि इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन। पीएमसी का काम ये है ही नहीं कि उन्होंने किताब को देखना है। और यार अगेन ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं अगर थोड़े से के लिए क्या नाम है, अगर मैं आपको वो निकाल कर दिखा दूं, अगर आपको थोड़ा सा अगर देखना हो इस वाली चीज को, तो YouTube के ऊपर चलते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप सब लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीएमसी का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप जो है जरूर देखें। सर एक क्वेश्चन है कि हमें पास्ट पेपर जो पीएमसी के हैं या यूएचएस ईटा वगैरह एनटीएस वो करने चाहिए या नहीं? प्रैक्टिस एमसीक्यूज उनके करें, जरूर करें, टाइम है तो जरूर करें। सबसे पहले क्या नाम है जो ऑथेंटिक मटेरियल आपको आपकी एकेडमी या नियर पीरियड दे रहा है सबसे पहले वो करें। उसके बाद टाइम मिले तो क्या नाम है जो यूएचएस से पास पेपर है वो भी करें, हर चीज करें। व्हाई नॉट नम्स के करें, जिस चीज का आपको टाइम मिलता है आप करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जरूर सुनिएगा, सुने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर जाकर सुनिएगा, जिसमें पीएमसी रिपीटेडली ये बात बोल रहा है कि भाई सिलेबस को देखें, सिलेबस को देखें, सिलेबस को देखें। हम सिर्फ सिलेबस में से सवाल निकालेंगे रिगार्डलेस ऑफ द बुक।
बार बार से, ये इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर किसी ने नहीं देखा तो इसको जरूर जाकर देखो। सर अब ठीक है? जिसने सर? अपने बोर्ड की बुक तैयार कर ली है, जैसे मैं सिंध बोर्ड का हूँ, मैंने अपने बोर्ड की बुक तैयार कर ली है और फेडरल भी कर ली है और रिवीजन हो गया, तो अब आखिरी मतलब क्या करें कि प्रैक्टिस करते रहे एमसीक्यूज की सिर्फ, या अलग अलग बोर्ड्स की बुक देखें फिर उनमें से चीजें देखें? क्यों बुक या सिर्फ देखनी अपने- है? बुक पढ़ ली है, उसके नोट्स बनाए हैं। अच्छा, बुक पढ़ ली है, उसके नोट्स बनाए हैं। जी नोट्स वगैरह सब बना लिए हैं। बस नोट्स पढ़ो, बुक को उठाओ, साइड पे करो, सर? सिर्फ नोट्स पढ़ो, बस प्रैक्टिस करो, Excuse me, कहानी sir? खत्म। जी जी एक्सक्यूज मी सर, बेसिकली मैं बलूचिस्तान से हूँ, तो यहाँ ऐसे टीचर नहीं है जो हमें मोटिवेट करें, गाइड करें। तो अभी प्रोविंशियल लेवल पे टेस्ट हो गए, तो अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारों ने बलूचिस्तान बुक उठा लिया। पहले सर पीटीवी पढ़ रहे थे, फेडरल की पढ़ रहे थे, अभी सारे बच्चे मतलब बलूचिस्तान बोर्ड पढ़ने कह रहे हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगा। तो सर इसके बारे में प्लीज थोड़ा गाइड करें। मैं आपको गाइड नहीं करता, आप मुझे जरा गाइड करें। मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग जो पढ़ाई है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप मुझे बताएं। सर मैंने अभी ज्वाइन किया सर 5 मिनट पहले, तो मुझे आइडिया नहीं है आपने क्या कहा होगा। बच्चे तो आप इस इसकी तरह जो करोगे, रिकॉर्डिंग है वो इसकी YouTube पर चली रिकॉर्डिंग जाएगी, वो आप देख इसकी लेंगे। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे होगी, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। और प्लीज सारे स्टूडेंट्स आप एक ही चीज देख लो कि आपकी इन सारी सर मुझे डिस्कशन 5 कल का सेशन सर, रखा गया हुआ है। ठीक है, आपका कल का जो सेशन होगा वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर होगा। तो प्लीज कल के सेशन तक वेट करें। फिर अपने टीचर से आप फिजिक्स के कौन से बोर्ड की बुक पढ़नी है ये क्वेश्चन भी करेंगे आपको, तब भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये वाला सेशन बहुत सारी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर है जो आप लोग ऑलरेडी मिस करते आ रहे हो और पाकिस्तान के सारे बच्चे मिस कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे 100 की हाउसफुल है, तो प्लीज आप लोग एटलीस्ट उन चीजों की तरफ जरूर मूव कर लें। हमारे भी आई गेस के बोर्ड्स के क्वेश्चन से निकल के अब टॉपिक पे आते हैं, बिल्कुल तो ठीक वो है, चीजें जो हम लोग जिस वजह से हमने सारा ये सिस्टम डिफाइन किया है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अली। लेकिन अली मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यार अगर सवाल बुक के अराउंड है तो रोक के रखो, अगर बुक के अराउंड नहीं है कोई और है तो फिर पूछो। मेरा एक क्वेश्चन है। बुक के अराउंड नहीं है तो पूछो। बीच में कौन बोल? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स पढ़ी हैं, जैसे बायो की हैं, तो उसमें फिर बुक के अराउंड सवाल है, डिफरेंट बुक के अराउंड नहीं, बुक के अराउंड, बुक के अराउंड नहीं, बुक के अराउंड नहीं ना, कोई और सवाल पूछें, पूछें। सर क्वेश्चन ये कि मतलब पाकिस्तान में मतलब लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था लेकिन एमडीकैट रह गया था। तो सर इस ईयर अगर खुदा ना खास्ता ना हो तो सर फॉरेन मेडिकल को वो करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं, ये रिपीट करना चाहिए? ये एक बड़ा अच्छा जबरदस्त सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं एक और सेशन के अंदर आपको दूंगा। अगर आपने ज्वाइन किया तो ये सवाल होल्ड करके रखें, मैं किसी और सेशन में दूंगा, लेकिन अच्छा सवाल है। और क्या क्वेश्चन है? अब किसी और का था। सर हाँ जी जी, पूछ भी लें सर के आगे सवाल, डायरेक्ट सवाल करें। जी जी, बोले बोले बोले। सर मैं इन सबसे कहना चाहती हूँ कि जब अपने प्रोविंस की ये लोग एक बुक पढ़ लेना, जिस तरह मैंने फेडरल की बुक पढ़ ली है सारी, तो उसके बाद जब मैंने नियर पीयर की प्रैक्टिस बुक्स देखी ना, उसमें लिटरली हर बुक से एवरीथिंग रेलेवेंट फ्रॉम द सिलेबस सब कुछ है। दैट हेल्प मी सो मच। तो आप इन सबसे प्लीज कहें कि अपने प्रोविंस की बुक के बाद अगर वो कर सकते हैं तो फिर एमडीकैट की प्रैक्टिस बुक्स देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी हैं वो, हर बोर्ड से एवरीथिंग इज देयर एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई फाउंड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखें, आप लोगों की तरफ से ये वाली बात है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ नियर पीरियड की बात करने से, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये फीलिंग ना जाए कि मैं नियर पीरियड के प्लेटफॉर्म को किसी भी तरह प्रमोट करूँ, बिकॉज मेरा हमेशा से जो मकसद होता है वो ये होता है कि मेरी बात पे फोकस करूँ, जो कि सब लोगों के लिए है, ना कि मैं कोई नियर पीरियड की बात यहाँ पर करने आया हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर पिचिंग दैट इन। यू गाइस हर्ड द लेडी। नियर पीरियड की बड़ी जबरदस्त बुक्स हैं, बड़े जबरदस्त नोट्स हैं, जाएं उनको जरा जाकर उनमें से पढ़ें। आई थिंक आप लोगों की काफी हेल्प हो जाएगी। तो कमिंग टू अच्छा जी, तो मैं बीच में बात कर रहा था, किसी का माइक म्यूट अनम्यूट है उससे जरा म्यूट कर दें। अच्छा जी, मुझे एक बात भी बड़ी खुशी हो रही है, जब आप लोग मुझसे बार बार सवाल करें ना बुक 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 बुक, तो मुझे पता है एहसास किस बात का हो रहा है। मुझे एहसास एग्जैक्टली इस बात का हो रहा है कि एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हुए हम सब स्टूडेंट्स जो हैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं विच मैटर द 50%। द अदर 50% आई डू नॉट इवन थिंक पीपल नो अबाउट दोज थिंग्स। मैं आज कोशिश करूंगा कि उन चीजों को थोड़ा सा टच करूं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, तो आई होप आप लोगों को नजर आए और फिर हम जरा गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिन चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बड़े मजे का है। टॉपिक ये है द टॉप सीक्रेट
स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है, मेरी सही नजर आ रही है? क्या होएगा? यस सर। ठीक है, टॉपिक है द टॉप सीक्रेट ऑफ MD-CAT स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। एक अजीब से सीक्रेट्स, और ये कुछ सीक्रेट्स क्लोज सीक्रेट्स नहीं है, कोई खजाना नहीं है किसी का, कोई अलादीन के चिराग को रगड़ कर उसमें से कोई सीक्रेट्स नहीं निकले। ये बहुत ही ओपन किस्म के सीक्रेट्स हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सीक्रेट्स इस वजह से सीक्रेट्स रह जाते हैं क्योंकि हम लोगों का जो देखने का जाविया होता है वो चीजें होती हैं जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाली चीजें जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बलोचिस्तान के अंदर सारे लोग जो हैं वो बलोचिस्तान की किताब खोलने देखने की शुरू हो गए हैं, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ओ शिट ये हो रहा है, मैं पता नहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, ओहो अब मैं क्या करूं। लोग जो है वो वोकैबुलरी का पकड़ा रटा मार रहे होते हैं बार बार, ठीक है, मैं इसको देख स्ट्रेसफुल हो गया हूँ, एकेडमी में ये चीज हो रही है, इसको देख के मुझे कुछ ये हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है तैयारी, बुक्स, नोट्स, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स आप लोगों को देख रहा होता हूँ, उसके अंदर क्या होता है, यार तुम्हारे पास अगर किसी के नोट्स हैं, अपने पास व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के नोट्स मंगवा, कभी क्या नाम है फलानी एकेडमी के नोट्स आ रहे हैं, कभी फलानी के आ रहे हैं, कभी फलानी के आ रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं इस चीज को देखे बगैर कि यार क्या मैं इनको कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब होता क्या है, आपके पास नोट्स का इतना बड़ा बंडल आ जाता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप भरे हुए होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लोग बातें कर रहे होते हैं, आपको स्ट्रेस भी होने शुरू हो जाता है, यार फलाना ये सवाल कर रहा है, वो बात कर रहा है, पता नहीं यार मेरा क्या होगा। तो आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अच्छा इतना बड़ा आपने किताबों का प्लान जमा कर दिया, अपनी किताब हो नहीं रही, वहां पर दूसरी चीजें जमा की हुई हैं। अब होता यह है कि किताब आप अपनी तो कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द हेड आपकी ये वाली चीज चल रही है कि यार 4 नोट्स उन्होंने शेयर किए हैं, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन्होंने वो क्विज़ेस उन्होंने शेयर किए हैं, मैं उनको करूं या मैं अपनी चीज करूं, और इसी चीज के अंदर 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 आप जो है इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं और अनइम्पॉर्टेंट चीजें, मिसाल के तौर पे क्या किताब करनी है, कितनी बार करनी है, एक किताब मैंने एक बार कर लिया तो 4 बार और करूं कि ना करूं, आप इस चीज के अंदर फंसे रहते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। इस वजह से आज जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये मेरे एक्सपीरियंस से तो है ही है, लेकिन अगेन मेरे से ज्यादा आपको ट्रस्ट होना चाहिए पीएमसी पर या पीएमडीसी पर या उन लोगों के ऊपर जो एक्चुअली टेस्ट बनाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं वो जाननी है अगर आपने बात, तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि मेरी बात से भी ज्यादा अगर किसी चीज की वेटेज अगर आपकी जिंदगी में होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए कि आप जो है जाओ और ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार सुन लो। इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जनाब क्या बातें करते हैं, ये पेपर किस चीज के अराउंड बनाते हैं, ये लोग क्या साइकी रखते हैं, इन चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्या चीजें हैं जिसको करके आप अपने MD-CAT के मार्क्स को बेहतरीन कर सकते हैं। वो क्या वजह है कि आप 100 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं इस टाइम पर, इस सेशन के अंदर, वो क्या वजह है आप सारे इस टाइम पे बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए, वो सारे बैठ के पढ़ाई करते थे, दिन रात बैठ के पढ़ाई करते थे। आखिर वो क्या वजह बनती थी, हर बंदा पढ़ाई करे, हर बंदा किताब पढ़ा है, हर बंदा जो है 10-10 बोर्ड्स की किताबें उठा के पढ़ रहा है, हर बंदा जो है 2-2 हजार सवाल बैठ के कर रहा है। किसी ने एकेडमी भी ज्वाइन की, एकेडमी के साथ नियर पेयर किए, नियर पेयर के साथ 4 और प्लेटफॉर्म भी जाकर ज्वाइन कर दिए। लेकिन आखिर में जब रिजल्ट आता है तो ऐसा क्यों आता है कि किसी के 150 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 160 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 165 मार्क्स आ रहे हैं और मेरिट पे नहीं आ पा रहे। ये सवाल अपने आप से करना जरूरी है। अगर तो सिर्फ किताबें पढ़नी है और किताबों में से सारी चीजें आनी है और उसी को करके अगर 200 में से 200 नंबर अगर आने हैं तो सबके क्यों नहीं आ पा रहे, इस चीज की तरफ कोई बात नहीं करता आप में से। ये वो चीज है जहां पर मैं आप लोगों की आज अटेंशन लाना चाहता हूं एक सिस्टमैटिक वे में। मैं सिर्फ कोई तकरीर नहीं करना चाहता, एक सिस्टमैटिक तरीका है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा। आप लोग जो है मुझे जरा बताएं, चैट के अंदर कोशिश करें, अगर चैट में बता सकते हो, बल्कि कोई 1-2 लोग अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं। MD-CAT एग्जैक्टली टेस्ट क्या करता है? आज जो है मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जो MD-CAT टेस्ट करता है? सर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट करता है कि कितने टाइम में, कितने कम टाइम में आप इसको अच्छा दे सकते हो। क्या चीज आपने क्या वर्ड बोला सर? जैसे इतने स्ट्रेस मैनेजमेंट डॉक्टर्स बनाने की एक असेसमेंट टेस्ट। क्या चीज सही है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या बोला, आप क्या कह रहे हैं? सर जैसे तैयारी करने में कम टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बावजूद जो वो समझ गया नर्व कंट्रोल आपको चिल करने टेस्ट दिया जाए।
ठीक है, नर्व कंट्रोल हो गया, और क्या चीज होगी? सर IQ, सर IQ, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ओके, और क्या टाइम चीज है? मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, presence of mind, और aptitude, presence of mind, नर्व कंट्रोल, स्ट्रेस एप्टीट्यूड, मैनेजमेंट, nerve control ठीक हो है, गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। नहीं तो क्या EQ, वो आप EQ, इमोशनल IQ, क्वेश्चन, RQ, SQ सबका, इमोशनल EQ, क्वेश्चन, कंपटीशन मेडिकल के लिए। तो कंपटीशन तो है ही है ना, ऑफ कोर्स, सही है, वो जाहिर सी बात है, बेस्ट वन छांडी करेंगे जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके अलावा चलो अभी मैं थोड़ा सा उल्टा जाता हूँ, इसके अलावा जाहिर सी बात है वो आपकी फिजिक्स को भी टेस्ट कर ही रहा है, कर है कि नहीं कर रहा? बायो को कर ही रहा है, कर है कि नहीं कर रहा? इंग्लिश को कर रहा है, केमिस्ट्री को कर रहा है, और अबव ऑल लॉजिकल रीजनिंग को भी कर रहा है। यस और नो? ठीक yes है, sir, ठीक है। मुझे जरा बताओ, आप में से कितने लोग जो हैं वो इस चीज के, अभी पिछला कोई आधा घंटे 40 मिनट का सेशन अभी तक गुजर चुका है, कितने लोगों ने इसके ऊपर पूरा फोकस किया है? ठीक है, और इनके ऊपर किसी ने अभी तक फोकस नहीं किया, ठीक है। और ऐसे जनरली भी आप लोग जिन एकेडमीज में जाते हो, जहां पर आप लोग पढ़ते हो, आप लोग अपना दिन जितना गुजारते हो, मुझे एग्जैक्टली बताओ कि कितना टाइम आपका इन चीजों पर जाता है और कितना टाइम आपका इन चीजों के ऊपर जाता है। सर सवाल सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा नर्व्स कंट्रोल, कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत कम जाता है। आई बिलीव सर सो, ठीक अकेडमी है। के सब्जेक्ट्स पे होता है और घर पे sir आके in जो such a स्ट्रेस होता है। time बस MCQ सॉल्व करने में जाते हैं, स्ट्रेस IQ, जब MCQ सॉल्व करता है तभी जाते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। आज का जो सेशन है ना, उसके अंदर मैं जो हूँ आप लोगों को ये चीज रियलाइज कराऊंगा कि ये वाली चीजें जो हैं, ये सारी चीजें ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी कभी भी किसी भी चीज को जब आपने काउंटर करना हो ना, तो सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस को समझना सबसे ज्यादा लाजमी है। जब आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाते हो, जब आप उसके अराउंड उसकी साइंस को समझ जाते हो, जब आप ये समझ जाते हो कि एंट्री टेस्ट आपसे चेक क्या कर रहे हैं, पीएमसी आपसे चेक क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप उनको ज्यादा अच्छे तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना कि फिजिक्स टेस्ट होती है, राइट? तो आप अगला सवाल आपका ये होता है कि फिजिक्स टेस्ट होती है, तो फिजिक्स कौन सी वाली टेस्ट होती है, फेडरल बोर्ड वाली या पंजाब बोर्ड वाली? तो फिर आप उसकी डेप्थ में जाते हो, और उसकी डेप्थ में जाने के बाद आप कहते हो कि अब मैंने ये पढ़ना है, फिर आप फर्दर डेप्थ में जाकर उसके नोट्स बनाते हो, फिर आप फर्दर उसमें जाकर आप दूसरी किताबों को पढ़ के उसके भी नोट्स बनाते हो, फिर फर्दर उसकी डेप्थ में जाकर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो आप एक पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर जाते हो, आपको एक चीज जो है लेट्स सपोज समझ आ गई, आप उसकी डेप्थ के अंदर जा रहे हो। लेकिन दूसरी वाली चीज अगर हमें समझ ही नहीं आएगी तो हम उसकी डेप्थ के अंदर कैसे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये चीज को समझना कि स्ट्रेस क्या होता है, IQ क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. This is not sufficient. The sufficient thing is that you actually understand this, acknowledge this, और फिर आगे जाओ। अब आगे चलते हैं, ठीक है। MD-CAT जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट चेक करता है कि नहीं करता? What do you think? I think you would unanimously agree कि वो कॉन्सेप्ट चेक करता है 100%, ठीक है, करता है। No question asked. कॉन्सेप्ट वो चेक करता ही करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई एक फॉर एग्जाम्पल मोल्स के अराउंड कोई क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक के अराउंड कोई क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक के अराउंड कोई क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो चेक होगा ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैन एनीवन टेक द गेस कॉन्सेप्ट के बाद? लॉजिक, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। परफेक्ट, ठीक है, रट्टा, ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे, इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज, राइट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें चेक की जाती हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं खत्म कर सकते। रट्टा मारना है तो रट्टा मारना है, ठीक है, नो मैटर हाउ मच वी हेट इट। अगर हमें रट्टा मारने से अगर तकलीफ है तो हम SAT दे दें, और SAT देकर हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं लगता, बट लगाना है, यहाँ जहाँ रट्टा लगना है वहां लगाना है, और रट्टा अगर नहीं लगता तो रट्टा लगाना तो है, ठीक है। जहां पर क्या नाम है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ बुक्स की लाइंस आती हैं, फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया, मुझे नहीं पता आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने सुना है कि उसमें बहुत सारे नाम है, उनका रट्टा लगाना होता है तो लगाना होता है। सेल के अंदर कौन कौन सी आई डोंट नो मेम्ब्रेन किन चीजों की बनी हुई होती है, कौन सी हाइड्रोफोबिक होती है, कौन सी हाइड्रोफिलिक होती है, ये चीजें पता होनी चाहिए।
कॉन्सेप्ट्स के अराउंड भी इस चीज को किया जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, मैंने तो ऐसे आप लोग तो यार फिर मेजोरिटी यहाँ पर मेरे ख्याल से एफएससी के स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, मैंने ऐसे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, रटा उन्होंने कभी भी नहीं मारा होता, ठीक है, वो 40 डेज 50 डेज के अंदर, मतलब आज से 3-4 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, जब एमडी कैट और एग्जाम्स के बीच में 40-50 डेज से ज्यादा टाइम भी नहीं होता था, उस टाइम पर 40-50 दिन के अंदर, इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा एक जमाना था एमडी कैट हमेशा एफएससी के एग्जाम के बाद 3-4 महीने बाद होता था, 3 महीने बाद होता था, लेकिन केपीके का ईटा जो है वो 40-50 डेज के अंदर हो जाता था। ईटा बहुत क्विक होता था अपने एग्जाम्स के अंदर, तो ईटा जो है वो भी उसमें भी बहुत रटा है। तो स्टूडेंट ए लेवल के स्टूडेंट्स 40 डेज के अंदर सारी एफएससी की किताबों को पढ़ के, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, अपने रटे को यूज करके, दोनों को मिला के वो जो है क्वालिफाई हो जाते थे। ए लेवल के स्टूडेंट, आप फिर एफएससी की जिन्होंने 2 साल वो चीजें पढ़ी हैं, आपके लिए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम है इट्स फाइन, टेल योरसेल्फ आई एम नॉट मेड फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिकॉज उनका टेस्टिंग का सिस्टम फजूल है। मैं इंटरनेशनल के लिए बनी हूँ या मैं लम्स के लिए बनी हूँ, मैं सैट दूंगी, मैं कॉन्सेप्चुअल करूंगी। मेरा ये प्रॉब्लम था, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपकी जगह होता, मैं शायद कभी मेडिकल में ना जाता, क्योंकि मुझे रटा मारने में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं रटे से निकल कर मैं किस चीज में घुसा, मैं उस चीज में घुसा जो रटा नहीं मांगती, जो कॉन्सेप्ट्स मांगती है। मैं अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वाली चीजों के अंदर चला गया, ठीक है। तो कभी कभी इट्स फाइन टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन अगर मेडिकल में जा रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि सिर्फ एमडी कैट के लेवल पे रटा नहीं है, इनफैक्ट जब आप मेडिकल के अंदर चले जाओगे उसके अंदर और ज्यादा रटा है। इतनी इतनी किताबें आपकी होंगी फिजियोलॉजी के अराउंड, फार्मा के अराउंड, उसके अंदर है ही सारा रटा। उसके अंदर आपको दवाइयों के नाम, बोन्स के नाम, लिगामेंट्स के नाम, 206 टाइप की, तो मुन्ना भाई क्या कहता है अपने मूवी के अंदर के साला इस जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर तो 206 टाइप का तो सिर्फ हड्डी होता है। तो 206 टाइप का हड्डी याद करना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो रटा है। तो अंडरस्टैंड योरसेल्फ। रटा मारने वाले बच्चे हो तो रटा मारने के लिए रेडी रहो जिंदगी भर, और रटा मारने वाले बच्चे नहीं हो तो दिस इज द राइट टाइम। अपने आप को बताओ कि मे बी आई एम कट फॉर समथिंग एल्स एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, गो फॉर इट। दुनिया को अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे अकाउंटेंट, अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर, अच्छे इकोनॉमिस्ट, अच्छे पॉलिटिशियंस, अच्छे फोटोग्राफर्स, अच्छे वीडियोग्राफर्स, अच्छे फिल्म मेकर्स, अच्छे टीचर्स, दुनिया को हर बंदा चाहिए। तो आप अपनी फील्ड ढूंढो जो भी है, सही है। अगेन रटे के बाद अगली चीज क्या चाहिए होती है समझने के लिए, वो है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रेस वगैरह की बात नहीं की, यहाँ पर मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए, आपने रटा भी मार लिया, लेकिन अक्सर औकात कोई इस तरह का एमसीक्यू आता ही आता है। हर 200 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे या 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि फॉर एग्जांपल आपको मजबूर करेंगे कि ना उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपने पढ़े ना वो उसमें काम आएंगे, ना आपका रटा काम आएगा। मिसाल के तौर पे मुझे एक सवाल याद आता है जो आप लोगों ने शायद पास पेपर में किया भी होगा कि केमिस्ट्री का कोई सवाल था कि पता नहीं कितने मिलियन कॉइन्स हैं और उन कॉइन्स में से पता नहीं कुछ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं, समथिंग लाइक दैट। एक बड़ा अजीब सा सवाल था। या फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है बड़ा अजीब सा ट्विस्टेड सा सवाल आ सकता है। मैंने लॉजिकल रीजनिंग सारी कवर की है, उसको आप लोग देख लें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल, जाए उनको जरा देखें, उनसे जरा पढ़ें। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका रटा कोई भी नहीं चलता, कॉन्सेप्ट्स आपके एक बेस के ऊपर चलते हैं, लेकिन यू हैव ऑलवेज हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स के यार ये सवाल आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर अक्सर औकात ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको सवाल दे दे और आप वहां पर जो है सोचने में मजबूर हो जाओ यार कि ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे सही करना होता है, इसका भी तरीका होता है। यू एक्चुअली अटेम्प्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कभी कभी आपको होता है कि यार मैं जो हूँ जरा मेरी तैयारी बड़ी जबरदस्त हो गई है माशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम मेरे पास बच गया, रुको जरा मुझे ए लेवल की जरा एक आधी किताब उठाने दो, मैं जरा उसमें से जरा 1-2 एमसीक्यूज निकाल कर देखता हूँ। ए लेवल की नहीं, सैट की बात कर देते हैं। मैं गूगल पे लिखता हूँ सैट बायो एमसीक्यूज, मैं निकालता हूँ, जरा थोड़ा सा बैठ के देखता हूँ कि यार इसमें क्या है। 10-15 क्वेश्चंस कर लिए, 20 क्वेश्चंस कर लिए, वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप जब उनको जरा करोगे तो आपका माइंड जो है वो उस डायरेक्शन में चलने शुरू हो जाएगा कि यार अगर मेरे पास कोई तिरछा क्वेश्चन भी अगर आ गया,
होगा मेरे सिलेबस में से ही, होगा उन्हीं टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स मैंने किए हैं, लेकिन थोड़ा सा तिरछा क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं इसको भी करने के काबिल हूं कि नहीं हूं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन अगर बोल्डली भी कर लेंगे, थोड़े से ज्यादा कर लेंगे तो, और कोई आपके ऊपर मजबूरी थोड़ी, अगर नहीं हो रहे तो कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, हो रहे तो जबरदस्त है। तो इससे होगा ही क्या कि आपका कंफर्ट लेवल बहुत जबरदस्त बन जाएगा विद द एंट्री टेस्ट, कि यार अगर मुख्तलिफ चीज भी आ गई तो मैं उसको कर लूंगा, ठीक है। तो इसलिए थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बड़ी जरूरी है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग अपने सवालात को अगर देखें तो आपके सवाल क्या थे कि सर मैं जो हूँ बायो ये फेडरल से पढ़ूं या वहां से पढ़ूं या वहां से पढ़ूं। अरे भाई अपनी सिंध की बुक पढ़ी और फेडरल की पढ़ी और बाकी केपीके की नहीं पढ़ी, तो केपीके में से क्वेश्चन आ गया तो कोई मार्स में से तो उठ के नहीं आएगा ना, अपनी दुनिया में से आ रहा है, आपने ऑलरेडी वो चीज पढ़ी हुई है तो आप कर सकते हो। ऑल व्हाट यू वुड नीड इज द is ability of thinking outside the box। पीएमसी के पुराने पेपर निकाले, सिंध के बच्चों के ईटा के पेपर निकाल लिए, यूएचएस के पेपर निकाल लिए, और निकाल कर आपने किताब नहीं पढ़ी, उनकी किताब के ऊपर स्ट्रेस नहीं हुए, बस उनका पेपर निकाला और बैठकर देखने की कोशिश की कि यार ये वाला सवाल जो है मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर मुझे नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ विदाउट ओपनिंग पंजाब की बुक में, क्या इस सवाल को कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो जबरदस्त, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं। अगर आप वो करने के काबिल हैं तो यस यू आर परफेक्ट एट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ तो क्या चीजें समझ आई कि आप अभी तक कॉन्सेप्ट्स पे बड़ा टाइम लगा रहे हो, आप रटे पे बड़ा टाइम लगा रहे हो, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जिन बच्चों ने इस चीज को मास्टर कर लिया उनकी ऊपर से ये जिम्मेदारी खत्म होगी कि वो ये किताब भी उठाएं, ये भी उठाएं, वो भी उठाएं, फलानी टमकानी, उनको उनके अंदर एक एबिलिटी आ गई है कि दे कैन थिंक आउट। यकीन माने जी, अगर आप सैट, ये तो आप लोग तो बड़े लकी हैं कि आप लोगों के पास जो है 200 में से 180 185 ऐसे सवाल आते हैं जो आपकी किताब में से आते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, इंटरनेशनल एमसीक्यूज जिस तरह के होते हैं, या कल को आप यूएसएमएल देने के लिए जाएंगे, या कल को कोई और चीज होगी उसमें, तो आप लोगों को पता है अभी आप लोगों का एक एमसीक्यू 1 मिनट का होता है। यूएसएमएल में एक क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको तकरीबन जो है 5 से 8 मिनट का टाइम मिलता है। वो इतना टफ एमसीक्यू होता है कि 8 मिनट आप सोचते रहते हो इसका जवाब क्या है, वो आपकी किसी किताब में से नहीं आता, वो आपकी किसी रटी रटाई गाइड्स में से नहीं आता, वो ना जाने कहीं से भी आ सकता है। इंटरनेशनल एमकैट अगर आप उठाकर देखें वो किसी किताब में से नहीं आता। इस वजह से मैं बार बार प्रोपोगेट करता हूँ किताब, मेरे बाकी टीचर्स जो होंगे वो भी कल को आपको ये बता रहे होंगे कि बच्चे आप फेडरल की किताब पढ़ें, बच्चे आप पंजाब की किताब पढ़ें, लेकिन मैं वो टीचर नहीं हूँ। मैं वो टीचर हूँ जो ये बोलता है कि किताब में से अपने आप को आजाद करो। क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे सामने इस टाइम पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 100 में से 100 बच्चे जो हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीट के अंदर जाएं, और 100 में से 100 तब जाएंगे जब उनको पता होगा यार ये क्राइटेरिया जिसके अंदर हमने रहना है। अगर वो इसी का अराउंड रहेंगे, ये किताब लूं या ये किताब लूं, तो 100 में से सिर्फ 4 या 5 बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे। तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव तब ही पूरा कर पाऊंगा जब मैं तुम लोगों को इस बात से हटाऊं कि भाई किताबों में से अपने आप को आजाद करो। इस चीज को समझने की कोशिश करनी है प्लीज। तो मैं जब कोई चीज बोल रहा हूँ तो मैं आई डोंट नो मिसगाइड नहीं कर रहा, आई थिंक मैं तुम लोगों को सही ट्रैक पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जाकर कोई किताबें नहीं है तो अभी भी कोई किताबें नहीं है, किताब पढ़ ली बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन दूसरे बोर्ड्स की चीजें तो अपने अंदर ये एबिलिटीज बनाने की। MTCAT इज अबाउट टेस्टिंग योर एबिलिटीज बनाओ, ना कि कॉन्सेप्ट्स को रटा मारो सिर्फ, ना कि सिर्फ किताब को देखो। अपने आप से सवाल करो कि एबिलिटीज बनी है कि नहीं बनी। इस सेशन के बाद भी अगर तुम्हारा कल की किसी मुझे अगर ये सवाल आता है सर मैं ये किताब देखूं या ये किताब देखूं, तो तुमने मेरे सेशन में से कुछ भी नहीं सीखा। ये बात भी समझ आ गई, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब आते हैं अगली 2 चीजों के ऊपर। इन सारी चीजों को सही करने के बाद इसमें मैं आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि इन चीजों को आपने कैसे सही करना है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स के लिए बस मैंने आपको बता दिया है कि जब आपको टाइम मिले तो सैट की किताब जरूर उठाकर देखना, टाइम आपको मिले तो आगा खान के जो पेपर्स हैं उनको जरूर उठाकर देखना। अगर आप सिंध के बच्चे हो तो पंजाब की किताब उठाए बगैर यूएचएस के पास पेपर्स को जरूर देखना। अगर आप पंजाब और सिंध के हो तो आप जो है केपीके के जो ईटा वाला जो पेपर होता था उसको जरूर उठाकर देखना। उनकी किताब उठाने से पहले पंजाब की किताब कर ली, फेडरल की किताब कर ली, जबरदस्त। अब किताब उठाने से पहले उनके पास पेपर्स उठाकर देख लो कि वो तुम्हें करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और तुम करो कोशिश, अपने दिमाग को लड़ाओ कि भाई क्या बहस की तुम यार वही कॉन्सेप्ट्स हैं यार, क्या हो गया मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अपने दिमाग को जरा ट्रेन करो, फोर्स करो कि यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये चीज आती है मुझे, हाँ मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है, नहीं आता तो कोई बात नहीं मैं बेस्ट गेस मारूंगा। और बेस्ट गेस करने के बाद जब की को देख लो तो देखो कि यार क्या मैं अपनी गिवन नॉलेज में से इसको कर सकता था या नहीं कर सकता था। अगर मैं कर सकता था तो मैंने क्यों नहीं किया, अगली बार मैं बेहतर करूंगा।
ये नहीं कि फौरन स्ट्रेस में आकर भाई केपी का बच्चा पंजाब की किताब उठा रहा है और डे 1 से रटा बैठ के मार रहा है, और रटा मारने के अंदर अपने आप को स्ट्रेस में डाल दिया, अपने आप को एंजाइटी में डाल दिया, कार्टिसोल्स आपके रिलीज हो रहे हैं और आपने सारा कुछ आखिर में स्क्रू अप कर दिया। अगेन केपी के बच्चे हो, पंजाब के बच्चे हो, तो लम्स के पुराने पेपर होते थे, अगर वो कहीं पर पड़े हुए हैं तो उनको उठाओ और उनको हल्का फुल्का देखने की कोशिश करो। ये स्ट्रैटेजी है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई डू आई से किताब नहीं, किताब इज सेकंड, एबिलिटीज इज फर्स्ट। एबिलिटी बनाना शुरू करो, ठीक है, ये बात होगी अगली। इससे अगली बात के ऊपर जाते हैं। अब आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको पता है कैसे होती है, इसके ऊपर मैं पूरा सेशन करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे बेहतर करना है। बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम बात करेंगे, आस्ता आस्ता उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर मैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है। सब बच्चे, हर बच्चा आप में से जीनियस से जीनियस आपके एफएससी के अंदर जो है 1050 नंबर आए हुए होते हैं। मुझे बताएं, आप कोई बंदा अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, क्या आपने अपने जिंदगी में, अपने सीनियर्स में, अपने फैमिली में कोई ऐसा बंदा देखा है जिसकी 1000+ मार्क्स हो लेकिन फिर भी उसका एमडी कैट ना हुआ हो? बताएं, देखा है आपने कभी इस तरह का कोई बंदा? कितने सारे बंदे देखे? यस सर। आप में से बहुत सारे खुद बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 1000+ मार्क्स होंगे लेकिन वो अभी रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्या आपने पिछली बार कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े थे? क्या आपने पिछली बार डिफरेंट किताबों का उठाकर रट्टा नहीं मारा था? ठीक है, क्या आपने जो है वो बाकी सारी एबिलिटीज नहीं बनाई थी? सही है, क्या आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करके अपने टाइम मैनेजमेंट को सही नहीं किया था? सब कुछ किया था, लेकिन वो क्या रीजन बनी कि आप नहीं कर पाए एट द एंड ऑफ डे? ठीक है, द रीजन इज आप जब एग्जाम करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। छोड़े, स्ट्रेस क्या चीज है? चीज है कि जरूरी क्यों है, पहले ये देखें। जो मैंने आपको एक एमडी कैट का, जो पीएमसी का एक दिखाया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको आप सुने जरूर जाकर, लेकिन इसकी मैं आपको एक छोटी समरी बताता हूँ। इसके अंदर एक साहब ये बोलते हैं कि जनाब बात सुने, हमारा मकसद, पीएमसी का मकसद क्या है? पीएमसी क्या है? पीएमसी क्या कोई प्रोविंशियल बॉडी है? नहीं भाई, पीएमसी एक नेशनल बॉडी है। हमारा सिर्फ एक काम है, हमारा काम है कि हमने मेडिकल कॉलेजेस को अच्छे बच्चे उठाकर देने हैं, बस कहानी खत्म। हमने मेडिकल कॉलेज को अच्छे बच्चे, अब वो अच्छा बच्चा केपीके से आए, पंजाब से आए, उसने ये वाली किताब पढ़ी हो, ये पढ़ी हो, उसने ये टॉपिक पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं इससे। मेरा काम है, मुझे ट्रस्ट किया गया है कि मैं अपने मुल्क को अच्छे डॉक्टर्स दूं। अवलीन तरजीह ये है, ठीक है। सो सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी क्या होगी कि मैंने अपने मुल्क को अच्छे डॉक्टर्स देने हैं। डॉक्टर्स देने के लिए मेरा काम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे काम करते हैं ना पीएमसी, एनएलई भी कराता है, डॉक्टर की लाइसेंसिंग भी करता है। तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा काम क्या है कि मैं मेडिकल कॉलेजेस को, मेडिकल स्कूल्स को अच्छे लोग मैंने ला कर देने हैं, गुड स्टूडेंट्स। गुड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? गुड स्टूडेंट्स को जरा डिफाइन करना शुरू करते हैं। क्या गुड स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट हो, आप लोगों ने इनफैक्ट खुद डिफाइन किया थोड़ी देर पहले, जरा पीछे जाते हैं। गुड स्टूडेंट, आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक ऐसा बच्चा गुड स्टूडेंट है जो अपने नर्व्स पे काबू पा सकता है? ठीक है। क्या गुड बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो एफिशिएंट है? ठीक है। क्या गुड बच्चा ऐसा है जो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा है, जो आईक्यू में अच्छा है, जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है? क्या वो ईक्यू में अच्छा है? अच्छा, ये ईक्यू था, ठीक है। क्या वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छा है? क्या ये गुड बच्चा है? बिल्कुल है। और ये क्यों है? छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, छोटी सी मिसाल, ज्यादा लंबी बात में नहीं जाते। इमेजिन करें आप डॉक्टर हैं, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ वगैरह मार के आप डॉक्टर बन गए। मुझे इसलिए बहुत ज्यादा मसला होता है जब ये पीएमसी कहता है ना 55% वाला बच्चा, 45% वाला बच्चा भी क्या नाम है पैसे देकर किसी फजूल सी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर जब डॉक्टर बनता है, वो इन चीजों में खराब होते हैं, वो इन सारे जो एलिमेंट्स इसमें खराब होते हैं। दैट्स द रीजन कि जो लोग अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनका टॉप मेरिट बनता है, ये अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, उनकी फिर बाद में दुनिया रिस्पेक्ट करती है, हाथों हाथ उनको हॉस्पिटल्स लेते हैं, अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, टॉप लेवल पे जाते हैं। मैं तो उन डॉक्टर्स के साथ आजकल डील करता हूँ जो हमारे नियर पीयर के माशाल्लाह अब तो इन्वेस्टर्स भी हैं। वो डॉक्टर्स हैं जो सिलिकॉन वैली यूएसए के अंदर वो बैठते हैं और किस तरह के लोगों को वो ट्रीट करते हैं। जो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हो गए, गूगल के जो सीईओज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इस तरह के लोगों को वो जाकर ट्रीट करते हैं। और यकीन मानिए ये सारे लोग पाकिस्तानी, मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तानी डॉक्टर्स। इतनी अच्छी एजुकेशन है पाकिस्तान की। वो क्यों है? क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस को स्टैंडर्ड के लोग चाहिए, और स्टैंडर्ड के लोग कौन होते हैं? जो इन चीजों में अच्छे होते हैं। क्यों
क्यों क्यों ये चीजें अच्छी हैं, क्यों इन चीजों के ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है? इमेजिन करें, आप लोगों को ये इस बात का तो आइडिया होगा ही होगा कि मेडिकल की एजुकेशन कितनी सख्त और कितनी टफ है। हम सबको ये स्टोरी पता है, नाइट ड्यूटीज, डे ड्यूटीज, 3-3 दिन घर नहीं आते डॉक्टर्स अपने, ठीक है, खाना भी उधर, सारा कुछ उधर। इस चीज को समझना बड़ा लाजमी है कि हमें वो लोग क्यों चाहिए जो स्ट्रेस में जबरदस्त हों। इमेजिन करें, आखिरी बात है ये स्ट्रेस से रिलेटेड, इमेजिन करें कि आप डॉक्टर हैं, आपके सामने एक बॉडी पड़ी हुई है, आपने किसी तरह से आपने बंदे का गुर्दा जो है ऑपरेट करना है, आप गुर्दा ऑपरेट करें, ऑपरेट करते करते आप बड़े सुकून से काम करें, अचानक से आपको पता लगता है, आपको नर्स बताती है कि डॉक्टर आपका पेशेंट जो है उसका हार्ट बीट एकदम से ड्रॉप होने शुरू हो गया है। आप कहते हो ओ शिट, हार्ट बीट ड्रॉप हो रहा है। हार्ट बीट को रिवाइव करने के लिए आपको फौरन 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 कुछ करना है, राइट? करना है, क्या करेंगे? आपने देखना है कि हार्ट बीट जो है वो बीपी से रिलेटेड होता है, हार्ट बीट जो है वो उन वेन से रिलेटेड होता है जो खून लेकर जा रहा है, आर्टरी से रिलेटेड है जो लेकर आ रहा है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। मैं किडनी ऑपरेट कर रहा हूँ, किडनी ऑपरेट करते करते मेरे से ऐसी क्या हरकत हो गई है कि वहां पर हार्ट बीट ड्रॉप होने शुरू हो गया है। क्या मैंने कोई इस तरह की जो एनेस्थीसिया जो होता है, आपको पता है ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसियस्ट भी बैठे होते हैं। एनेस्थीसिया वाला का काम होता है कि वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेकर उसके हिसाब से देखे कि मुझे एनेस्थीसिया का लेवल ज्यादा रखना है, कम रखना है। अगर एनेस्थीसिया का लेवल अगर खराब हो गया तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट सही ऑपरेट भी अगर किया जाए तो वो पेशेंट अपनी बेहोशी की हालत में मर सकता है। तो डॉक्टर को बैठे बैठे डिसाइड करना है, उसके बाद 15-20-25 सेकंड होंगे, उसके अंदर अंदर उसने डिसाइड करना है कि मैं इस पेशेंट को ऐसी क्या दवाई करूं कि पुरानी दवाई का असर न्यूट्रलाइज हो जाए, या मैं क्या चीज ऐसी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। आप लोगों ने बाय द वे एक सीजन देखा होगा शायद, द गुड डॉक्टर, प्लीज उसे जाकर देखें। आप प्लीज माइक अनम्यूट करके बताएं अगर आप में से किसी ने द गुड डॉक्टर सीजन देखा है। क्या देखा है आप में से किसी ने? जी गुड, ठीक है जी सर, मैंने 2 सीजन देखे। देखिए ना, कितना जबरदस्त है, ठीक है ना, इंस्पिरेशन के लिए भी बड़ा जबरदस्त है, ठीक है ना। उस लेवल के डॉक्टर्स अगर बनने हैं, ठीक है, तो एक सीजन है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है, द गुड डॉक्टर, उसको जरूर जो है जाकर देखना, बहुत जबरदस्त है। उस लेवल का डॉक्टर अगर बनना है तो वो तभी बनते हैं जब लोग एप्टीट्यूड में तेज होते हैं, जिनका स्ट्रेस लेवल सही है, आईक्यू लेवल सही है, भाई यहाँ पर ऑपरेट करना है, ये उस चीज को समझने के लिए हमें वो बच्चे चाहिए जो स्ट्रेस पे कंट्रोल कर सकें। अब मुझे बताओ इस वाले टाइम के ऊपर, अब मैं एक बच्चे की आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बताएं अगर आप उस बच्चे की एग्जांपल है कि नहीं है। एक बच्चा है जिसके सामने पेपर के अंदर जो है एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। एमसीक्यू ये बोल, तो एक सेकंड जी, पेन सिलेक्ट कर लें। पहला एमसीक्यू आया, दूसरा एमसीक्यू आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा, 6-7 एमसीक्यूज हैं। पहला उसका सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरे पर आकर जो है वो अटक गया। वो कहता है शिट, टाइम बहुत ज्यादा जोर से जा रहा है, मैं क्या करूं, छोड़ो इस वाले क्वेश्चन को, मैं आगे चला जाता हूँ। वो इस वाले क्वेश्चन पर आया, यहाँ पर भी वो थोड़ा बहुत स्टक फील कर रहा है, ठीक है। अब वो 5वें क्वेश्चन पर आया, 5वें क्वेश्चन के ऊपर वो स्टक फील कर रहा है। 6ठे क्वेश्चन पर आया, 6ठा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो उसको आता है, लेकिन 6ठे क्वेश्चन के ऊपर वो यही सोच रहा है कि यार मेरे से पिछले 3 क्वेश्चन जो है वो नहीं हुए, कुछ ना कुछ बोंगी हो रही है, और वो इस चक्कर में 6 क्वेश्चन को भी खराब कर देता है। फिर वो 7th के अंदर भी आकर सोच रहा है कि यार मैंने पीछे क्या किया। डू यू बिलीव कि ये बच्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट में अच्छा है? डू यू बिलीव कि ये बच्चा जो है ये सही प्रोडक्ट है इस टाइम पे एक मेडिकल कॉलेज जाने के लिए? आप लोग बताओ, डू यू थिंक कि इस बच्चे को क्वालिफाई होना चाहिए? नो सर। नो सर। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये होता है एक्चुअली? एक क्वेश्चन नहीं हुआ, अगले क्वेश्चन पे दिमाग ही चल रहा है, यार पिछले वाले में पता नहीं मैंने क्या बोंगी मारी है। यस कितने सर, बच्चे ऐसा होता है हमारे साथ। सर अगर स्किप का ऑप्शन हो सर तो एक सर, तो अगर मैं स्किप का ऑप्शन हो बच्चों के साथ ऐसा होता है, राइट, ठीक है। नाउ दिस स्मॉल थिंग ये होता है, अगर ये चीज अगर आपके साथ हो रही है ना, इसका डोमिनो का भी आपने देखा क्या होता है? आपने क्या नाम है, डोमिनो का पता है आपको, राइट? क्या कोई आपके में से ऐसा है जिसको डोमिनो इफेक्ट का नाम पता हो? मुझे बताओ। सर स्किप की बात कर रहे हैं। डोमिनो इफेक्ट, नहीं सर, नहीं पता। सही नहीं है पता सर। सर नहीं पता। डोमिनो इफेक्ट को अगर समझना हो ना, डोमिनो इफेक्ट को जरा समझो, मैं उसकी एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये होता है डोमिनो इफेक्ट, कि आपने क्या नाम है सेट की हुई हैं बहुत सारे, आपने सही स्ट्रेट वो डोमिनोज आपने सेट किए हुए, ठीक है, और आपने जो है एक डोमिनो जो है वो गिरा दिया, ठीक है। खैर इस वाली वीडियो का आप जरा जाकर जरूर देखिएगा।
हाँ ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसके अंदर जो है उसने डिफरेंट ब्लॉक सेट किए हैं। वो एक ब्लॉक को हल्का सा ऐसे डाले फेंकेगा ना, आप देखिएगा क्या होगा। वो उसने पीछे से एक ब्लॉक को फेंकना शुरू किए, उसके आगे सारे ब्लॉक गिर रहे हैं और सारे के सारे जो है फिनिश हो गए, ठीक है। सारे आपके ब्लॉक जो है वो गिर गए, ठीक है। एक और एंगल से देखते हैं इसी वाली चीज को। आपने एक सवाल गलत किया, आप अगले सवाल में पिछले का, अगले सवाल में पिछले का, अगले सवाल में पिछले का, अगले सवाल में पिछले का करते 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 होता ये कि सवाल आपको सिर्फ एक नहीं आता या दो नहीं आते, उसका कंपाउंड इफेक्ट ऐसा होता है कि आप 20, 25, 30 सवाल जो है गलत करके बैठते हो, जबकि आते आपको सारे सवाल हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट डोमिनो इफेक्ट इज। अगली बार अगर आप पेपर करने बैठे हो और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार मैं पिछले सवाल में मैंने क्या करना था, तो समझ जाओ कि अब तुम्हें स्ट्रेस ट्रिगर होने वाला है, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है, सर तो इस चीज को हाउ टू अवॉइड दिस किया जाए? करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगले टॉपिक्स के अंदर, अगले आने वाले सेशन में मैं बात इन चीजों के ऊपर करूंगा कि स्ट्रेस को हमने मैनेज कैसे करना है। लेकिन इस टॉपिक, आज के टॉपिक के अंदर हमने एक्नॉलेज करना है कि हमें चीज हो रही है कि नहीं हो रही। एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं समझता हूँ अगर सर स्किप का ऑप्शन हो ना सर, तो फिर ये नहीं होता सर। स्किप का ऑप्शन हो ना, बाकी जो मुश्किल लगते हैं वो स्किप कर दें, बाकी इजी कर दें, तो सर ये खत्म हो सकता है। नहीं तो इजी कर लिया, स्किप वालों के ऊपर वापस तो आना है ना आपने किसी ना किसी टाइम पर। सर फिर आना है, लेकिन वो सवाल खराब नहीं होते सर जो आसान होते हैं ना। नहीं होते ना, अब देखो अभी तो पेपर में क्वेश्चन है ना। हाँ जी बताएं। नॉर्मली शुरू वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, उनके एक इफेक्ट भी है जो एग्जामिनर जानबूझ के करता है, इसीलिए हमेशा पेपर लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए। देखो जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सही है, बहुत सारे एंट्री टेस्ट ऐसे होते हैं जो स्टार्ट जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से होते हैं। जीआरई का जिस तरह एक पेपर होता है, जीआरई का आपको पता है पेपर क्या होता है? अगर उसके बारे में हल्का सा अगर मैं आपको बताऊं तो वो कंप्यूटर के ऊपर पेपर होता है। पीएमसी का पेपर तो फिर आप लोगों का ऐसा होता है ना, मिसाल के तौर पे कि पहले से 200 क्वेश्चन उसके अंदर दिए गए हैं। जीआरई का पेपर लिटरली ऐसा होता है कि आप जो है एक सवाल करते हैं, अगर आपने ये सवाल गलत कर लिया तो अगला वाला सवाल जो है उससे थोड़ा सा इजी आता है। अगला वाला सवाल अगर आपने गलत कर लिया तो अगला सवाल उससे भी इजी आता है। अगर ये भी गलत कर लिया तो अगला सवाल और इजी आता है। लेकिन अगर आपने ये सवाल सही कर लिया तो अगला सवाल मुश्किल आता है, ये भी सही कर दिया तो अगला सवाल और मुश्किल आता है, फिर अगला सवाल और मुश्किल आता है, क्योंकि सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है कि ये वाला सवाल है, इस सवाल के आगे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ये सवाल आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अगर बंदे ने सही कर लिया तो उसको इस वाले सवाल पे ले जाओ, इस वाले सवाल के बाद जो है ये, तो वो प्रॉपर उसकी डाटा साइंस होती है। तो नॉर्मली स्टार्ट में आसान क्वेश्चन होते हैं, इसके पीछे ये कोई साइंस नहीं है कि यार साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसी कोई साइंस नहीं है कि यार सब पहले स्टार्ट में सही आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं या बायो से स्टार्ट करते हैं, बायो इजी होता है तो लोग कहते हैं यार चलो एक मोमेंटम बन गया है, ठीक है, उसके बाद हम डिफिकल्ट के ऊपर आना शुरू हुए। जैसे क्रिकेट होती है, क्रिकेट में स्टार्ट में आप देखते होते हैं हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो टोक लगा रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, विकेट बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार विकेट ना गिर जाए, विकेट अगर गिरेगी तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो बेस्ट बैट्समैन है उनको स्टार्ट में भेजो, उनको बोलो कि विकेट बचाओ, उनको बोलो कि अपना रन रेट जो है बेशक बराबर रखो, बहुत ऊपर भी ना जाओ और विकेट को भी बचा के रखो। जो आप लोगों के क्रिकेट के शौकीन है आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ आ रही कोई मसले वाली बात नहीं है, इस बात का स्ट्रेस ना लेना, मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सर अभी तो बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान टीम का आज। सर अगर आप रिजवान से मिले ना सर, वजीफा पूछिएगा सर, इससे पूरी टीम आउट हो चुकी है और ये खड़ा है बस। तो वो भी आउट हो चुका है, वजीफा खत्म। तो देखो अब उसका स्ट्राइक रेट बुरा होता है ना, इसी वजह से वो बस खड़ा रहता है। अब ये भी नहीं करता कि खड़े रहना और स्ट्राइक रेट बुरा हो। नहीं सर, वो ना थोड़ी चालाकी करता है सर, वो खुद ये नहीं देखता कि पूरा टीम जो है वो आगे जाए, वो अपने रन जो है 50 मार लेता है, लेकिन वो भी 70-80 बॉलों पे मारता है, इससे पहले नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है, तो आपने एमडी कैट में जाकर ये हरकत नहीं करनी, आपने हर बॉल के ऊपर जो है वो चौका मारना है और छक्के मारने हैं, ठीक है, सही है, लेकिन नहीं ना इतना रिस्क भी नहीं लेना ना, ठीक है, कि विकेट जो है वो गिर जाए, ठीक है। तो आपने बड़ा इजी मॉडरेट, देखो ना मैं क्यों बोल रहा हूँ चौका, या मैं बोलता हूँ, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ सिंगल लो, क्यों सिंगल क्यों लो भाई, एक एमसीक्यू एक नंबर लेना है, एक नंबर नहीं है यार कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। चौका मारने के चक्कर में सही है अगली बॉल के ऊपर सोच रहे हो कि शिट यार उस वाली बॉल के ऊपर जो है मेरे से गलती हो गई, तो अगली बॉल भी आपकी खराब हो जाएगी। हर क्वेश्चन एक नई बॉल है, हर क्वेश्चन एक नया मौका है कुछ अच्छा करने का।
तो अगले क्वेश्चन पे अगले की सोचनी है, पिछले की सोचनी नहीं है। एनीवेज हम बात करेंगे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, लेकिन ये हालत होती है जो आप लोगों के इस टाइम पे आप समझ आ और ये आप जो लोगों के स्ट्रेस सामने है। मैनेजमेंट है ना सर, ये 5 टाइम प्रे है ना सर, 5 टाइम प्रे सर, इससे बिल्कुल खत्म हो जाती है स्ट्रेस। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप में से अगर कोई मुस्लिम नहीं है और अगर आप कोई क्रिश्चियन है तो वो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार संडे को चर्च जाते होते हैं, तो वो तो 5 टाइम प्रे नहीं करते, ठीक है। तो अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, किसी के लिए क्या है। कुछ लोग जुम्बा करते हैं। जुम्बा क्या चीज होती है, कानों में हेडफोन्स लगाए, एक म्यूजिक लगाया और पीपल स्टार्ट डांसिंग, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जुम्बा क्या होता है वैसे बड़ा वियर्ड होता है, मुझे समझ नहीं है, कभी लोग कैसे ही कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं फॉर सम रीजन। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, लोग योगा करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है वो वॉक करने चले जाते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग हाइकिंग करते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन 5 टाइम्स प्रेयर अ डे ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा शौक है इस बात का कि मैं अपने कमरे की लाइट्स को बिल्कुल डिम कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेशली मगरिब और इशा के टाइम पर, ठीक है, और फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो वो एक बहुत ही मजे का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरी होती है, सही है, लाइट्स डिम। और मुझे ऐसे फील होता है कि यार मेरी लाइट्स डिम है, क्योंकि लाइट्स जब ऑन होती हैं तो हर चीज आपको नजर आ रही होती है, राइट। लेकिन लाइट जब डिम होती है तो आप सिर्फ फोकस अपने जाय नमाज पे करते हो, एंड दैट्स माय वे। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप लोगों का भी तरीका होना चाहिए, हर बंदे का अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा तरीका ये है, लाइट्स डिम, concentration on the prayer mat, concentration towards my God, and trying to connect with Him. That is my way. You can have your own ways as well. Some people सर मैं actually go टेबल and टेनिस खेलने चला जाता हूँ। That's perfect. I love table tennis. I love table tennis is perfect way of releasing stress. बॉल को टिका के जब आप मारते हो ना 10-10 बार और स्मैशेस जब मारते हो अगले के मुंह के ऊपर, उससे जो स्ट्रेस रिलीज होता है ना, मजा आ जाता है उसका, ठीक है। That's a perfect way. That's a perfect way, I believe. सर मेरा क्वेश्चन था सर, इसी चीज से रेलेवेंट है जिससे हम बात कर रहे हैं तो फिट है, वरना मैं बस जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता हूँ और फिर आपके सवाल में लेता हूँ। इससे रेलेवेंट है, ठीक है, बात करो। सवाल नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं दो मिनट के लिए चुप होता हूँ और मैं आप लोगों के साथ अब सिस्टमैटिक थोड़ा सा चलते हैं। बातें हमने बहुत सारी कर ली। बायो के स्टूडेंट यहाँ पे, बायो का स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, मैंने ये डायग्राम यहाँ पर डाली, मेरे को कुछ समझ नहीं है ये डायग्राम क्या कह रही है। बायो के स्टूडेंट आप हैं, आप में से कोई एक बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक नहीं बोला, प्लीज वो इस डायग्राम को देखे और इस डायग्राम को देखे मुझे समझाए कि सर स्ट्रेस रिस्पॉन्स एग्जैक्टली क्या चीज होती है और ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है। बताएं जी, कोई अगर आप में से बंदा अटेम्प्ट करना चाहता है तो पहले जरा देख लें सही डायग्राम को। ये क्या चीज है, मुझे जरा कोई बता दे। सर ये इस तरीके से होता है कि जब हमारे सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या हमारी बॉडी उससे फाइट करती है या वो उस चीज को एक्सेप्ट करके छोड़ देती है कुछ भी करना। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब इस डायग्राम के अंदर मुझे जरा फ्लो करके जरा बताएं। आप बायो के स्टूडेंट हैं तो मुझे बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर बताएं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। समझाएं ये हो क्या रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है। फाइट और फ्लाइट तो हम सबको पता है, तो मैंने 6th क्लास में पढ़ा था। इस डायग्राम में क्या हो रहा है। बेसिकली होता ऐसे है कि हमारी जो बॉडी का जो पूरा सिस्टम है हार्मोनल ना, उसको बेसिकली एक न्यूरल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो जो हमारे हाइपोथैलेमस में होता है, तो इसका बेसिकली होता है कि जैसे अगर आप ऐसे हो गया कि आपके सामने अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या कर जाते हो कि आपकी प्यूपल्स जो होती है वो बड़ी, आप देख रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाते हैं। लाइक वो उस सिचुएशन को कम बैक करने के लिए आपका बॉडी उसके लाइक उलट रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है कि आपकी जो प्यूपल्स वगैरह डायलेट हो जाती हैं या आप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तेज से शुरू कर देते हो, फिर आप फास्ट ब्रीथिंग शुरू कर देते हो। लाइक वो नॉर्मल सी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी हायर लेवल पे चली जाती हैं। इसी तरह इसी का किडनी वगैरह पे इसका बहुत काफ़ी इफेक्ट होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन वगैरह और ये सब कुछ जो है वो हो रहा होता है। तो मतलब यही है। बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बेसिकली जो डायग्राम के मुताबिक अगर हम देखें ना तो क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मतलब जो स्ट्रेस वगैरह होता है ना, या स्ट्रेस होता है या कोई भी हमारे पास इस तरह की आ सकती है। क्या होता है पहले कि ब्रेन का जो हमारे पास होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, तो उससे हमारे पास जो हार्मोन्स रिलीज हो जाती है, क्या उसे कहते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैं बता रही हूँ अभी, तो जो एड्रीनोक्रोटिकोट्रोपिक हार्मोन्स होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है कि वो जाके एड्रीनल ग्लैंड को इफेक्ट करती है। एड्रीनल ग्लैंड से हमारे पास एड्रेनलिन और कोर्टिसोल्स रिलीज होते हैं। अब वो क्या करती हैं कि वो जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम के में डायरेक्ट से जाती हैं और ब्लड स्ट्रीम की वजह से फिर हमारी
जो डिफरेंट बॉडी एक्शन जो इसमें चेंजेस आती है, लाइक जैसे लिखा हुआ है नीचे, डाइजेशन स्लो डाउन हो सकती है आपके पास जो है, तो एक्सेलरेटेड हार्ट रेट आ जाता है और फास्ट ब्रीदिंग। तो मतलब कि ये सब हमारे पास एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ जाता है, इस तरह का जो फ्लाइट एंड फाइट जो बाकी जो लोग कह रहे हैं उस तरह के रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये सब होता किस वजह से कि बेसिकली हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। परफेक्ट 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 एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये सारी चीजें स्ट्रेस के टाइम पर आपके साथ हो रही होती हैं, ये आपका बॉडी कर रहा होता है, ये कोई ऐसी स्टेट नहीं होती कि आप बोलो कि यार लाइक सॉर्ट ऑफ लोग जो है स्ट्रेस, लोग फॉर एग्जांपल आप किसी से बोलेंगे यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैं क्या करूं, लोग कहेंगे कि यार कम ऑन यार, स्ट्रेस लेने वाली कोई चीज भी है। जिस तरह लोग कभी कभी कहते हैं यार मैं डिप्रेशन में हूं, तो लोग कहते हैं यार डिप्रेशन क्या होता है यार, कम ऑन बैठ जाया कर, खेला कूदा कर, चल रहा कर। जबकि ये नहीं होता, डिप्रेशन एक बीमारी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आया और बोले मेरा पेट खराब है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे यार क्या हो गया यार, चिल करो, मिस कराओ, पेट खराब होना क्या होता है। आप बोलोगे हाँ भाई कोई दवाई लो, दही खाओ, दही चीनी खाओ, कुछ करो, केले वगैरह खाओ, अपना पेट सही करो। ठीक है, इसी तरह डिप्रेशन जब होता है तो उसके अंदर भी यही होता है कि हाँ यार किसी थेरेपिस्ट को दिखाओ जो देखे, तुम्हारी चीज को समझे और उसके हिसाब से तुम्हें दवाई प्रिस्क्राइब करे। इसी तरह से स्ट्रेस जो है वो भी बॉडी रिलेटेड एक चीज होती है। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो इनहेरेंटली हमारे अंदर स्ट्रेस लेने की जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। हम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर पैनिक कर जाते हैं। ये सिर्फ एमडी कैट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है फॉर एग्जाम्पल अम्मी ने कोई बात बोल दी, छोटे भाई ने, बड़े भाई ने कोई बात बोल दी, हम एकदम से तंग हो जाते हैं, अफसोस में घुस जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, गुस्से में कोई बात बोल देते हैं। तो हम में से जो भी लोग हैं, हम सारे लोग बराबर नहीं हैं, हम सब लोग मुख्तलिफ तरीके से फंक्शन हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। लेकिन जब हम समझ जाएं ये वाली चीज कि हमारे अंदर कोई पैटर्न है और उस पैटर्न को समझने के बाद हम उसको सही करने की अगर कोशिश करें, तब हम कोशिश करें तो हम सही कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को एक्नॉलेज करना है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरी बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट को जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर जो है वो हावी हो जाती है, जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर एक्ट करने शुरू हो जाती है। तो आई नीड टू डू समथिंग जिससे मैं जो हूँ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करूँ। अब उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस एक चीज है, टाइम मैनेजमेंट अलग चीज है, वगैरह वगैरह, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रेस को सिर्फ एमडी कैट के जाविया से मत देखना, स्ट्रेस को देखना अपने ओवरऑल डिमीनर, अपना ओवरऑल जो तुम जिंदगी में चीजें कर रहे हो, क्या ओवरऑल चीजें भी तुम्हें इतनी स्ट्रेस देती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी को टेक्स्ट किया, उसने टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, तो क्या वो चीज तुम्हें स्ट्रेस दे रही है? क्या घर के ऊपर कोई अम्मी अबू ने लड़ाई की है, कोई झगड़ा हो रहा है, उसकी वजह से क्या तुम उसका स्ट्रेस ले रहे हो? क्या तुम उसके ऊपर तंग हो रहे हो? ठीक है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पैटर्न्स को देखना बड़ा लाजमी है। ये छोटे छोटे पैटर्न्स के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है कि यार कोई चीज अगर तंग करिए किसी चीज की, तो अपने आप को बोला कि खैर है, चल है, मिस कराओ, आगे देखेंगे, सही हो जाएगा, ऑल इज वेल। 3 इडियट्स में बंदा कहता है ना, ऑल इज वेल। अपने आप को बेवकूफ बनाना होता है, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना होता है। छोटी छोटी प्रैक्टिस, छोटी छोटी प्रैक्टिस, छोटी छोटी प्रैक्टिस आपको अलाउ करती है कि आप स्ट्रेस के ऊपर काम करें। डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है, वो ये है कि अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो एमडी कैट से निकल कर। एमडी कैट की चीजें तो स्ट्रेसफुल करती हैं। सुनो एक सेकंड ऐसे रुको, एमडी कैट वाली चीजें तो खराब करती हैं, लेकिन उसके अराउंड बाकी क्या चीजें हैं जो आपको तंग करी हैं, उन पे अगर काम करोगे तो आई बिलीव, आई 100% श्योर कि तुम एमडी कैट वाले स्ट्रेसेस के ऊपर भी अच्छा काम कर पाओगे। सबसे पहले होगी ये वाली बात। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, वो ये है कि मैं आप लोगों को एक साइंटिफिकली एक चीज बताना चाहूंगा। आप सारे लोग जो है फिजिक्स के स्टूडेंट हैं बायो के साथ साथ, ठीक है, तो आए जरा थोड़ी सी बात जरा इस बारे में हम कर लेते हैं कि आए मिलकर जरा एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, एक मैं रखता हूँ वाई एक्सेस और एक मैं रखता हूँ एक्स एक्सेस, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वाले ग्राफ को अपने जहन में ना स्टोर कर लो। ठीक है, इवन एग्जाम के दिन में ना आपके दिमाग में ये वाला ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ क्या कहता है? इस ग्राफ के एक जगह पर मैं बनाना चाहता हूं एक ग्राफ जो रिलेशन शो करे, किसका? स्ट्रेस का और परफॉर्मेंस का। मैं ये ग्राफ बनाना चाहता हूं। अच्छा जी, आप में से क्या कोई मुझे हेल्प कर सकते हैं बताने में कि मैं एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस को रखूं या परफॉर्मेंस को रखूं? एक ग्राफ क्या होता है बाय द वे? ग्राफ क्या चीज होती है? So pictorial way representation. Representation of what?
representation of two dependent quantities like on the other. Two dependent or one Rise dependent and and fall. another independent? One dependent and Rise one and fall. independent. Sir, x-axis पे Cause and independent है ना effect. सर? Cause and effect. Exactly. Very nice. ठीक है, cause and effect, relation between two things. तो हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बताएं मैं एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस रखूं या परफॉर्मेंस रखूं? Stress. Stress y Stress sir. स्ट्रेस को y पे रखूं? कौन कह रहा है स्ट्रेस को y? No sir, x पे रखें stress को. ठीक है, इसको रखते हैं स्ट्रेस को, इधर स्ट्रेस और इधर रखते हैं परफॉर्मेंस. बिल्कुल ठीक है. क्यों रखेंगे? आप में से कोई बताए क्या वजह है इसकी? सर क्योंकि स्ट्रेस जो है हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं ना, तो स्ट्रेस जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रेस पे डिपेंड करती है हमारी. तो लाइक वो डिपेंडेंट होगी y. Very nice, very nice, very nice, beautiful. Very happy to have very educated set of people in the call. Very nice. I hope जो लोग नहीं बोल रहे वो लोग भी corroborate कर रहे होंगे उन लोगों से जो चीज बोल रहे हैं. अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. It's fine. आप लोग भी इन चीजों को समझ सकते हो. Anyway, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का रिलेशन आपस में देखते हैं. अच्छा जी, हम डिफाइन करते हैं कि ये एक पीक परफॉर्मेंस है. फॉर एग्जांपल ये वो परफॉर्मेंस है जहां पर बच्चे 200 में से 200 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है? और ये जीरो परफॉर्मेंस है, यहाँ पर स्टूडेंट जीरो पर है. अब मुझे आप बताएं कि कोई बंदा मेरी हेल्प करे ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने में. किसी को क्या लगता है कि जब हम जीरो पर होंगे तो स्ट्रेस हमारा जीरो पर होगा तो परफॉर्मेंस हमारी कहां पर होगी? मैक्सिमम होगी सर. मैक्सिमम होगी, ठीक थोड़ी है. सी अबव एवरेज होगी. अच्छा चलें एक डिफाइन कर लेते हैं ऐसे, क्या नाम है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, तो एक सेकंड इसको 200 बोल देते हैं, ठीक है. और इस तरह इंक्रीमेंट करते हैं 20 40. अगर 10 है तो 20 10 200 होता है, तो 20 40 60 80 100. तो ये आपका 100 वाला मार्क आ गया. अब आप मुझे बताएं कि मैं जो हूँ इस टाइम पर उसके ऊपर हूँ, जीरो स्ट्रेस लेवल पर हूँ, तो मुझे बताओ कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ पर होनी चाहिए? 200 के ऊपर होनी चाहिए, 200 पर होनी चाहिए. ठीक हो गया. एक सेकंड कोई और कलर ले लेते हैं यहाँ पर. 200 के ऊपर हम लोग आ गए, डन हो गया, ठीक है. अच्छा जी, अब मेरा स्ट्रेस के भी क्या नाम है, 2-3 लेवल डिफाइन कर देते हैं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5. 5 बीइंग मोस्ट स्ट्रेसफुल. 1 के ऊपर क्या होगा, क्या लगता है आपको? 180. सर 1 के ऊपर 0 से ज्यादा अच्छी होगी परफॉर्मेंस. 1 के ऊपर 0 से ज्यादा बेहतर, मतलब ऊपर चले जाएंगे हम. यस सर, क्योंकि बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस तो ये है ना, लेना, ये भी तो नेगेटिव बात है ना. लिटिल बिट स्ट्रेस इज प्रोडक्टिव. चलें आपका ग्राफ जरा देख लेते हैं. आपका ग्राफ क्या आपका बनाते हैं, आप बताएं. चलें, आपने क्या बात बोली, 0 के ऊपर फिर मैं कहां पर रखूं? 0 के ऊपर आप 160 पे रखें. चलो 100 120 140 160, ठीक है, मैंने यहाँ पर रख लिया आपके कहने पर, ठीक है. 1 के ऊपर मैं कहां पर लेकर जाऊं? 1 के ऊपर आप 200 पे, ठीक है, यहाँ 200 पे रख लिया, ठीक है, ठीक है. और 2 पे फिर मैं कहां पर लेकर जाऊं? 2 पे आप 120 पे लेके जाओ. 2 पे मैं 120 पर लेके जाऊं, ठीक हो गया. 3 पे 100 से थोड़ा नीचे. 100 से थोड़ा सा नीचे. अली ये जो टैबलेट है ये कैसे यूज हो रहा है? ये पेन इसका जो है बहुत मिसबिहेव करता है टाइम्स. डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? हमारे भी इसको आप स्ट्रेट सरफेस पे रखेंगे तो भी सही काम करेगा, अदरवाइज एलिमेंट थोड़ी सी खराब होती है इसकी. अच्छा ये वो नहीं, ये तो ब्रांड न्यू टैबलेट वैसे मैंने निकाला है, बट एनीवेज ये जो है ऑटोमेटिकली राइट क्लिक अटेम्प्ट करता है. मैं जब भी इस पे कुछ लिखने की कोशिश, प्रेस करने पे होगा, आप सर्कल ड्रॉ करें, डॉट नहीं सर्कल ड्रॉ करें प्रॉपर. अच्छा ओके, वो कर्सर के तौर पर भी काम करें. अच्छा गॉट इट, ठीक हो गया, चलो ठीक है. अच्छा जी, वेरी नाइस, ठीक है. अच्छा जी,
3 के ऊपर बताएं जी, मैं कहाँ पर करूँ, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 100 से थोड़ा कम रखें सर। थोड़ा सा कम यहाँ पर रख लेते हैं, सर ठीक है 98 97 100 से थोड़ा नीचे। ठीक है। 4 के ऊपर जो है और नीचे रख लेते हैं, और 5 के ऊपर जो है बिल्कुल 0 पे ले जाते हैं। डन हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये ग्राफ आपका जो है वो ऐसे करके जो है बन गया, ठीक है। और दूसरा वाला ग्राफ जो है, एक और अल्टरनेट ग्राफ जो हमारे पास है, वो अल्टरनेट ग्राफ हमें क्या कहता है, जो एक और स्टूडेंट ने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि 200 पे ये जाहिर सी बात है 1 पर और नीचे आ जाएगा, 2 पे और नीचे आ जाएगा, 3 पे और नीचे आ जाएगा, 4 पे और, तो 5 पे और। तो मतलब द ओनली डिफरेंस है कि हम जो है वही वाला ग्राफ बना रहे हैं जो इस तरह का है, ऐसे ही है। करेक्ट राइट, दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यस सही है, सर करेक्ट। सही है। मेरे 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 अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है वो भी मोर और लेस ऐसा ही बनता है, ठीक है। लेकिन लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट साइंस सेज। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, Sir? उससे हटा साइंस। जी जी बोले। सर आई डोंट थिंक सो कि ये प्रैक्टिकल है। ओके सर चलो, स्टिल विद स्ट्रेस वी कैन परफॉर्म वेल। स्ट्रेस के भी तो डिफरेंट काइंड्स होते हैं कि लेवल 1 तो सब एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो इजी लेवल है। आई डोंट थिंक सो ये बिल्कुल जो ठीक, ग्राफ लेवल है ये इस तरह से होता है रियल लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। सर ये आपको भी क्या हो लगता है? सकता है कि पर्सन टू हम्म तो कोई आपकी क्या स्ट्रेस में सजेशन है? गिव मी अ सजेशन दैट सर आई आपके गेस हम अगर सामने। जनरल बात कर रहे हैं ना वो तो थोड़ा लेकिन सर ग्राफ में तो हम जनरल सब कुछ लेते हैं, वी डोंट लुक एट पर्सन टू पर्सन, हम जनरल लेते हैं सब। बिल्कुल हम जनरल ही लेना चाहते हैं, यहाँ पर भी जनरल लेना चाहते हैं। हाँ ना, फिर तो सही है, इट्स फाइन। लाइक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेस की टाइप तो नहीं है ना कि एंजाइटी है क्या हो रहा है, मतलब हम तो जनरल बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे सर मेरे साथ है कि मुझे जब तक स्ट्रेस नहीं होती मुझसे पढ़ाई नहीं होती। परफेक्ट, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। आई थिंक मैं भी बिल्कुल ऐसे बंदा हूँ, जब तक स्ट्रेस नहीं आता, जब तक हालात से खराब नहीं आ जाते, मैं बकरा भी नहीं कर पाता बहुत सारी चीजों के बारे में। बिल्कुल ठीक है, ये चीज बिल्कुल हम लोगों के साथ होती है। तो जो जनरल ग्राफ है, जनरल ग्राफ जो साइंटिफिक, सर थोड़ी स्ट्रेस तो जरूरी होती है हर जगह, थोड़ी लाइक जरूरी होती है, अगर बिल्कुल ही एग्जैक्टली, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी एंड फिर दैट्स तो द आप रीजन, बिल्कुल। एंड दैट्स द रीजन वी हैव दिस ग्राफ हियर। सही है, ये ग्राफ आपको क्या कहता है, ये ग्राफ आपको कहता है कि यार आपको जो है कुछ हेल्दी लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, ठीक है। एक होता है कि यार बिल्कुल स्ट्रेस ना लेना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यार ये लेवल 1 है, सही है, इसको लेवल 1 कहते हैं, लेवल 2 कहते हैं, लेवल 3 कहते हैं, लेवल 4 कहते हैं इसको, ठीक है। लेवल 1 जो है वो भी हेल्दी बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वाले वो इट इज नॉट इनफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, वो आपको जो है तंग करके उसने रखा हुआ है, ठीक है। आप जो है कोई इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, आप जो है इजी हुए हुए हैं, ठीक है, कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा स्ट्रेस, ठीक है, जो कि आपको बकरअप करे, आपके दिमाग में हो कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, मैंने ये वाली चीज करनी है, इतने मार्क्स मुझे चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन है, बड़ी जबरदस्त बात है। हम इस वाले स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है, ये हम सबके अंदर है, हम इसको जीरो कर ही नहीं। आप लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है, हम इस बात के ऊपर अगर बात करना शुरू हो जाएंगे यार यहाँ से यहाँ पर आपको कैसे होना है, तो मेरे ख्याल टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर मेरे ख्याल से एग्जिस्ट कर रहे हो। बात हमें ये करनी चाहिए यहाँ से यहाँ पर कैसे आना है, ना कि यहाँ से यहाँ पर कैसे आना है, करेक्ट, ठीक है। या है आप में से कोई एक ऐसा बंदा जो बोले कि यार मैं बिल्कुल अभी इजी हुआ हूँ? कल परसों मेरे ख्याल से कि एक स्टूडेंट ने ये वाली बात बोली थी कि सर मैं बिल्कुल इस टाइम पे इजी हुई हूँ, मुझे कुछ जरा टेंशन नहीं है, सब कुछ चिल है। तो वो भी कोई बहुत ज्यादा हेल्दी चीज नहीं है। इस टाइम पर जो आपके साथ हुआ है वो हुआ है ये, ठीक है। बल्कि मैं ये भी नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से इस टाइम पर आपके साथ ये हुआ है, इस टाइम पे आप सारे लोग लेवल 3 के ऊपर हो। लेवल 4 जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, पैनिक, एंजाइटी, एंगर, बर्नआउट, ब्रेक डाउन। खैर आप में से कोई बताओ, आप लोग जरा एक काम करो, चैट के अंदर जाओ और चैट के अंदर जरा अपने जरा लेवल्स बताओ, 1 2 3 4 बस लिख कर बताओ, ताकि मैं जरा ओवरऑल आइडिया लूं कि 1 पर हो, 2 पे हो, 3 पे हो या 4 पे हो। जल्दी से लिख के बताओ, सर टू। लिखो लिखो लिखो, चैट में जल्दी से लिख कर बताओ। I would love to look at the chat. अच्छा जी, 3 फातिमा कह रही हैं 4, फरियाल 4 पर हैं इस टाइम पर, दुआ भी 4 पर हैं। अच्छा 2 पे हूँ मैं, 2 भी हैं, that's very good as well। 3 2 very nice, 2 4 ठीक है, very nice।
एग्जॉस्टेड, ठीक है जी, ठीक है जी, डन हो गया, ठीक है, आई गेट द आइडिया, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग 4 में हैं, अगेन जो ग्राफ जिस तरह से बता रहे हैं आप लोगों की क्वांटिटी भी उतनी है, ठीक है। कम लोग इस टाइम पे 4 के अंदर हैं, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 2 या 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अपने आप की 1 की बात की है, विच इज अ गुड साइन। तो 2 और 3 के ऊपर हो, 3 से आपने कोशिश करनी है 2 पर आने की, 4 से आपने कोशिश करनी है 2 पर आने की। हम सब की कोशिश एग्जैक्टली ये है, सही है, ताकि हम लोग फोकस हो सके, मोटिवेट हो सके, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो ऑप्टिमम रहे, सही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन राइट नाउ। इन द कमिंग सेशंस मैं किन बारे में बातें करूंगा, मैंने बात करनी है कि स्ट्रेस को हैंडल करने के चंद एक तरीके क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हम एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन से आपने फॉल बैक ऑप्शंस क्या चीज होती हैं, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपकी रूटीन मैनेजमेंट क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपका फूड आपने किस तरह का लेना शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्लीप साइकिल्स को आपने क्या रखना है, आपने स्टडी हैबिट्स को क्या रखना है, आपने स्टडी की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है कि अच्छा स्टडी की ये वाली टेक्निक नहीं तो ये टेक्निक यूज की, ये वाली नहीं यूज हुई तो ये वाली यूज कर ली। डिफरेंट स्टडीज की टेक्निक्स होती हैं, इस तरह की कुछ चीजें हैं बहुत सारी जो मैं अपने टाइम पर एक स्टडी पैक में अपने लिए बनाता था और उसको मैं फॉलो हमेशा रिलीजियसली करता होता था। वो स्टडी पैक है जो मैं अब आपके साथ जो है अनफोल्ड करना शुरू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा यार ये चीजें हैं करनी है जो, और ये चीजें जो नहीं करनी। आज के लिए आपका होमवर्क बड़ा सिंपल सा है, एक सेकेंड, आज के लिए आपका होमवर्क बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले मैंने मंडे को एक होमवर्क आप लोगों को बाय द वे दिया था कि फिलहाल चिल रहो थोड़ी देर के लिए, लेट लूज, रीबूट, रीस्टार्ट योरसेल्फ। आई होप दैट यू आर फॉलोइंग दैट। आज आपको शायद ये समझ आई होगी कि मैंने वो बातें क्यों की थी। वो बातें मैंने इसलिए की थी क्योंकि अगर तो आप इस टाइम पे लेवल 4 के ऊपर हो, बर्न आउट ब्रेकआउट वाले पॉइंट पर हो, पैनिक एंजाइटी एंगर वाले पॉइंट पर हो, तो और नहीं तो एटलीस्ट लेवल 3 पर आ जाओगे। लेवल 3 के बाद मैं आपको किसी तरह से लेवल 2 पे लाऊंगा। हम सब की जो जंग है अपने आप से आने वाले पूरे 1 महीने में वो ये है, वो फिजिक्स पढ़ना नहीं है, वो बायो पढ़ना नहीं है, वो केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है, वो है कि अगर हम लेवल 4 पर हैं तो हम लेवल 2 लेवल 1 पर कैसे आना सीखें ताकि हम अपने एमडी कैट वाले दिन अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सकें, पीक परफॉर्मेंस। बिकॉज एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि अगर आप यहाँ पर अगर नहीं हो, इंशाल्लाह अगर आप यहाँ पर नहीं हो, अगर आप यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी अगर हो, सही है। यहाँ पर होने का सिंपल मतलब क्या है, यहाँ पर होने का मतलब है कि इधर आप इस वाले पॉइंट पर हो ग्राफ पे या आप इस वाले पॉइंट पर हो ग्राफ में, राइट, या आप इस वाले पे और यस सर, ये भी आपके लिए डेंजरस है, ये भी आपके लिए डेंजरस है। हमें वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहां पर आप एग्जैक्टली यहाँ पर हैं, ठीक है। और आप उस वाले बंदे से बात सुन रहे हैं जो एग्जैक्टली यहाँ पर, जिसने अपनी जिंदगी गुजारी है, जिसने अपना पूरा एंट्री टेस्ट का टाइम गुजारा है, जिसने एंट्री टेस्ट स्टॉप किए हैं, सही है, टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर गया है। मुझे एग्जैक्टली पता है ये बात कि यार यहाँ पर मैं, यहाँ पर टॉप होने से पहले मैंने फेल भी चीजें की हुई हैं। मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है कि मैंने अपने एंट्री टेस्ट फेल किए हैं। मेरा नस्ट का पेपर 2 बार फेल हुआ था इससे पहले कि मैं पास कर सकूं, ठीक है। बहुत सारे में स्कूल के पेपर्स में मैं ना जाने क्या क्या हरकतें करता था। आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर एंड आई हैव बीन हियर एज वेल। So you are listening from someone who exactly knows how is it like to be in your shoes. So you need to listen to me in the next sections कि यार peak performance कैसे जाना है। इसलिए मैंने पिछली बार बोला था अपने आप को रिलैक्स रखो, चीजों को छोड़ दो, ताकि अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है उसको कम करो। आई होप आप कर रहे हो। अब अगर वो चीज आज मैं एक और होमवर्क दे रहा हूँ, आज मैं सिंपल एक और होमवर्क दे रहा हूँ, बस आखिरी बात है, आज मैं एक और होमवर्क दे रहा हूँ कि अपने अराउंड देखने की कोशिश करो कि आपके स्ट्रेसेस किन किन चीजों से बढ़ते हैं, किन किन चीजों से कम होते हैं। वो नमाज है, वो वॉक करना है, वो टेबल टेनिस खेलना है, और क्या चीजें जो स्ट्रेस देती हैं। एमडी कैट से बाहर रहकर उन चीजों को आइडेंटिफाई करना और उन चीजों को जरा देखना कि यार अम्मी की कोई बोली हुई बात मुझे स्ट्रेसफुल कर रही है, या फॉर एग्जाम्पल टीवी की आवाज मुझे स्ट्रेसफुल कर रही है, या फॉर एग्जाम्पल बाहर घंटी बजती है तो स्ट्रेसफुल हो रहा हूँ, या खाना अच्छा नहीं बना तो स्ट्रेसफुल हो रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं खाने में नमक ज्यादा तो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, नहीं होने की बात, ठीक है, होते तो अच्छी बात है, नो मैटर व्हाट, लेकिन अभी हमने अपने आप को ट्रेन करना है आउटसाइड एमडी कैट वो सारी चीजें जो हमें स्ट्रेसफुल करती हैं, फॉर किसी को पढ़ते हुए देखकर हमें स्ट्रेस होना, इन चीजों पर पहले हमें काबू पाना है। 2 दिन जरा लें इस चीज को आइडेंटिफाई करने में। जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम, और उसके बाद हम देखेंगे कि विद इन द एमडी कैट हमने अपने स्ट्रेसेस को कैसे रिमूव करना है।
पहले रियलाइजेशन, आज की रियलाइजेशन अगर आपको होगी है, नाउ यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। ओपन टू क्वेश्चंस, पूछें जी क्या सवाल है? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मुझे बस इतना पूछना था सर, मैं जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता हूँ, मतलब किप्स की बुक भी प्रैक्टिस करता हूँ, फुल लेंथ टेस्ट भी कर रहा होता हूँ, मतलब उसमें मेरे इतने बुरे नहीं आ रहे होते और मैं उसमें इतना पैनिक नहीं हो रहा होता। लेकिन जो मेरा AKU का टेस्ट था, उसमें मेरे साथ जो हुआ था, मतलब मैं जितनी टेंशन में था वो मुझे उस चीज़ का अंदाजा है। मतलब सीधे सीधे आते आते सवाल भी मैंने गलत कर दिया। मतलब एक सवाल था लिम्फेटिक सिस्टम का, वो लिम्फेटिक सिस्टम का सवाल मैं गलत करके आ गया था, उसको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम लगा के आ गया था। मतलब इतने आसान सवाल भी मैंने गलत कर दिया। ये सारे टेंशन की वजह से हुए। अब वो समझ में नहीं आ रहा उस टेंशन को किस तरीके से टैकल किया जाए, तो अगर कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं तो बताएं सर। मेरे आगे के जितने भी सेशंस हैं वो सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है। वो सारे मैं आप लोगों को सारी की सारी एक साथ चीजें भी दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे YouTube के लेक्चर इस टाइम पे भरे हुए पड़े हुए हैं इस चीज के अराउंड कि भाई स्ट्रेस को मैनेज करने के ये 4 तरीके हैं, उसके वो हैं, ये करो वो करो वो करो। लेकिन ये वाले सेशन जो मैंने आप लोगों के साथ प्लान किए हुए हैं, इसके अंदर मैं एक साथ सारी चीजें देने को दे सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। I want a systematic, देखो you guys are my students right now, you guys are my responsibility। मेरा ऑब्जेक्टिव बना हुआ है तुम सारों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाना है इंशाल्लाह, सब लोगों को। मैं एकेडमी नहीं हूं जो 1000 बच्चों को एनरोल करता है, सबसे पैसे पकड़ता है, अपना बैंक अकाउंट भरता है और कहता है कि ठीक है भाई सब बच्चों को अपने उसके ऊपर छोड़ दो। इसमें से जाहिर सी बात है 1000 में से कोई 40-50 बच्चे तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, उनका मैं आखिर में थोबड़ा अपने मार्केटिंग बोर्ड के ऊपर लगाऊंगा और अगले साल की मार्केटिंग स्टार्ट कर दूंगा। मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना हुआ। हर साल मैं यही करता हूँ यार, नियर पेयर पे हर साल मेरे पास जो है वो नियर पेयर पे 6-7 हज़ार बच्चे आते हैं, उनमें से जो है वो 500-600 बच्चों का एडमिशन कहीं बना कहीं हो जाता है, मेरे पास उनकी शक्लें आती हैं, मैं उनको मार्केट करता हूँ, मेरा अगले साल का रेवेन्यू आ जाता है। लेकिन आई एम डन विद दैट। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मौका दिया इस बार कि हम लोगों के पास वक्त है, इस बार वक्त है कि हम अपनी खराब चीजों को सही कर पाए। मुझे कभी ये मौका नहीं मिला, मैं YouTube पे वीडियोस उठा के डाल देता हूँ, लेकिन मुझे कभी ये मौका नहीं मिला जो इस बार मुझे मिला है कि मैं आप लोगों के साथ इस पूरा महीना, आने वाले पूरे 1-1.5 महीना मैं हर रोज आपसे बात कर सकता हूँ। तो मैं हर रोज आपसे बात करना चाहता हूँ और हर रोज बताना चाहता हूँ अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। ये प्लानिंग है। तो आज की प्लानिंग ये है कि स्ट्रेस लेवल्स आउटसाइड द एमडी कैट उसको आइडेंटिफाई करो, और मेरी प्लीज इन चीजों को हल्के ना लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सही करोगे तुम सारे मेडिकल में जाओगे अगर तुम लोग अच्छे बच्चे हो तो। जाहिर सी बात है अगर मैट्रिक एफएससी तुम लोगों का अच्छा है, ऑफ कोर्स एमडी कैट विल बी हलवा फॉर यू गाइस। इट इज हलवा टू बी ऑनेस्ट। जी पूछो सर जैसे अभी कुछ टाइम पहले जैसे अगस्त जुलाई में ये सुनने में आ रहा था जैसे कि पीएमसी है कि उसका पीएमडीसी बन रहा है, सेनेट में जा रहा है, नेशनल असेंबली में। तब उस वक्त मेरी स्टेज 3 से 4 जाने वाली थी, लेकिन जैसे नियर पेयर ने थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिफाई करना शुरू किया और आजकल में उनके नोटिफिकेशन आ गए कि अब ये मामला सेट हो चुका है, पीएमसी ही लेगी, और बेशक फिजिकल और ऑनलाइन हो मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर मेरा स्ट्रेस लेवल और मजीद कम होता गया, 3 से फिर 2 आया, अब मजीद चाह रहा हूँ कि आपने आज बात की है उससे फिर 1 पे आ जाऊं। नहीं 1 पे नहीं आना, 1 पे नहीं आना, 2 पे रहो। इतना मतलब थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। I get the point. Thank you so much. नहीं यार देखो मेरी कोशिश ये है कि यार कभी कभी बात करने से भी दिल हल्का हो जाता है यार। तो आप लोग मुझसे बात करो, आप लोग अपनी चीजें शेयर करो, और बहुत सारे लोग अपना माइक अनम्यूट नहीं करते, ना जाने क्यों नहीं करते। करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अच्छी बात है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होंगी। अब मिसाल के तौर पर यार देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, आई एम नॉट अ गॉड राइट, आई डू नॉट नो एवरीथिंग जो आप लोगों की जिंदगी में चल रही है, मैं आप लोगों से सीख रहा होता हूँ। पिछले सेशन में यू गाइस मेड मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू गाइस, तुम लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मुझे पिछले सेशन में एक चीज रियलाइज की कि तुम लोग ब्रेक लेने के बाद भी स्ट्रेसफुल हो, तो मैंने फिर उस चीज के बारे में सोचा सेशन के बारे में कि मेरे स्टूडेंट्स ब्रेक लेने के बाद भी क्यों स्ट्रेसफुल है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर मैंने कुछ लोगों को कॉल करना शुरू की, उनसे बात, कुछ लोगों का मुझे व्हाट्सएप आया, मैंने उनसे बात करना शुरू की, एंड आई रियलाइज्ड ओके ये एक चीज प्रॉब्लम है। तो यू सी दिस इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट आपकी तरफ से और मेरी एक तरफ से। मैं शायद आप लोगों से 2-3 कदम ज्यादा एक्सपीरियंस लूंगा, लेकिन आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। इसी तरह से आप लोग समझते हो कि आप लोगों को चीजें आती हैं, लेकिन एक्नॉलेज करना कि नहीं आती और बेहतर करना है, वो पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। तो हम दोनों को चीजें करनी और एक दूसरे से सीखना है। सो यार थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। मुझे भी उतनी खुशी है आप लोगों से बात करते हुए। एक्सक्यूज मी सर।
जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं भी थोड़ा सा इररिलेवेंट हो, लेकिन मैं पूछना ये चाह रही थी कि लाइक हम जो प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे मतलब मिनिमम कितने मार्क्स के हम अपने आप को सेफ जोन में, मतलब सेफ जोन वो तो दायरे जितने मार्क्स ज्यादा होंगे उतनी हम सेफ जोन में होंगे, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन आपका, बहुत बहुत मतलब बहुत कि जबरदस्त सवाल है। मिनिमम मतलब हम कितने करें तो हम कहें कि चले ये सेफ जोन में हम आ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी बहुत जबरदस्त सेटिस्फेक्शन सवाल शुरू है, हो जाएगी। बहुत जबरदस्त सवाल है। आई थिंक आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड इस टाइम पे 196 195 इससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रूल है, ये एक साइंस है कि आप जितना अपने घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जब स्कोर कर रहे होते हैं, आप रियल टेस्ट में उससे 10-12 मार्क्स नीचे आते ही आते हैं। तो अगर आप 196 197 पर हैं तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप 185 के ऊपर जाकर लैंड करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस में 185 पे लैंड कर रहे हैं तो आप रियल टेस्ट में 170 172 के ऊपर जाकर लैंड करेंगे। तो आपकी कोशिश 195 197 की ही होनी चाहिए इस टाइम पे, नथिंग। और कोई उसकी रीजन नहीं बनती 197 से नीचे क्यों आप, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी भी आपको नहीं आती, और वो चीजें क्यों हैं जो अभी भी नहीं आती। यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, you have all the books that you can study, you consumed all the resources you had, you joined the academy, you went to near peer, you have the access of all the amazing instructors. क्या वजह है कि अभी भी चीज नहीं आती? वजह सिर्फ ये है कि सही रूटीन नहीं है, सही स्ट्रैटेजी नहीं है, माइंड यावा किया हुआ है, खराब फालतू की न्यूज पर अपना टाइम जाया कर रहे हो। भाई बलूचिस्तान की किताब नहीं, ये किताब नहीं, वो किताब नहीं, ये किताब नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना आती हो, आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है। टेक इट फ्रॉम ओके सर, थैंक यू सो मच। सर प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरीके से ओवरकम किया जाए? बहुत जबरदस्त सवाल है यार। प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर पूरा मैंने एक सेशन है जिसको मैंने प्लान किया हुआ है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा सोर्स होता है स्ट्रेस का। लोग जो हैं वो मेरे एक बंदे के पास पूरा दिन है, फॉर एग्जांपल पूरा दिन वो पढ़ाई नहीं करता, वो कहते हैं अगले घंटे में करता हूँ, चलो 5 मिनट बात करता हूँ, चलो 10 मिनट बात करता हूँ, करते 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 पूरा दिन गुजर जाता है। अब जितना टाइम बच जाता है उसके अंदर बंदा जल्दी से किताब खोलते हैं और बंदा कहता है ओ शिट। करते करते 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ते रहते हैं, फिर बंदा कहता है ओ शिट मैंने तो अभी भी नहीं किया। और उस वजह से जो स्ट्रेस ट्रिगर होता है, अच्छी खासी तैयारी के बावजूद स्टूडेंट्स में चीजें खराब कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आई थिंक इज अ बिग टॉपिक, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वेरी क्विकली अगर आपको आने वाले दिनों में अगर अपने आप को ठीक करना है तो मैं उसका बड़ा सिंपल सा हल सिर्फ ये बताऊंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह ये होती है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हो। आप कहते हो कि भाई मैं 10 मिनट बाद पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा 10 मिनट या 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा, रुको मैं जरा सी ये गेम खेल लूं, रुको जरा सा मैं इंस्टाग्राम देख लूं, जरा सा मैं जरा टीवी पे देख लूं, छोड़ो मैं भी लेटा हुआ हूँ, मुझे अभी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, ये हम सबके साथ होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। इसका हल सिंपल ये होता है कि कोई बात नहीं, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं ना। अब ग्रेटिफिकेशन क्या होती है, आपका जो ब्रेन है इसको जरा समझो, आपका दिमाग जो है वो डोपामीन के ऊपर चलता है, डोपामीन एडिक्ट हो चुका होता है, और आजकल की जनरेशन डोपामीन एडिक्ट कुछ ज्यादा ही है। हमें अच्छा लगता है कि हमें जो है वो खुशी हो बार बार। पहले जमाने में क्या होता था कि हर 5 मिनट बाद खुशी का हुई। पहले जमाने में इंस्टाग्राम नहीं होता था, स्नैपचैट नहीं होता था, ये फेसबुक वगैरह नहीं होती थी, तो कंटेंट की लिमिटेशन होती थी। आपको पता होता था कि शाम के कार्टून, पता नहीं आप उस जनरेशन के हो। इतनी मुश्किल होती थी। सॉरी सर मैं कह रहा हूँ उस लेवल पे फिर स्टडी भी नहीं इतनी मुश्किल होती थी। नहीं यार, स्टडी हमेशा से मुश्किल रही है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन लेवल्स हमेशा से ऊपर रहे हैं, स्टडीज हमेशा से ऊपर रही हैं। आई मीन अगर तो इन सारी चीजों के आने के बाद अगर लोगों की डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हुई है तो स्टडी का लेवल तो कम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरिट हर साल ऊपर जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी हर साल ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मोर द डिस्ट्रैक्शन मोर द मेरिट, नहीं, उसका ताल्लुक है पॉपुलेशन के साथ। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन आती है, जितनी अच्छी एजुकेशन लेवल होती है, तो एजुकेशन लेवल हाँ हर गुज़श्ता साल के साथ बेहतर से बेहतर पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इस बात की बड़ी खुशी होती है देखकर। खैर पिछले 3-4 साल में तो नीचे आई है फॉर सम रीजन, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें, पॉपुलेशन ऊपर जा रही है तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो एनीवेज पहले जमाने में क्या होता था कि टीवी होता था, आपको पता होता था शाम को 6 बजे 7 बजे कार्टून आने हैं, तो आपका पूरा दिन वेट होता था, और वेट आपको पता था कि यार मैं 6 बजे करना है। या आपको पता था, मैं बचपन में शकल का बम बम या सोनपरी यार नो क्या देखता था मैं, वो करिश्मा का करिश्मा, इस तरह के ड्रामे होते थे, और मुझे पता होता था यार हफ्ते में एक ही बार फ्राइडे को शाम को 8 बजे आना है। तो
पूरा हफ्ता मेरे पास है बाकी चीजें करने का, 8 बजे की एक्साइटमेंट है। आजकल के जमाने में ये फोन है, मैं यूट्यूब पे जब कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। कोई वीडियो देखनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, कोई इंस्टाग्राम खोलकर मैंने देखना है, मैं बैठ के देख सकता हूँ। तो मेरा अटेंशन स्पैन खराब हो गया और मेरा डोपामीन हर वक्त हिट होता रहता है, हर वक्त। मैंने गेम खेलनी है, भाई गेम में मैं जीत गया, ये चीज मैं खुश हो गया, लेकिन मेरा काम डिले हो रहा है। तो इसका हल ये होता है, अगर आप समझना चाहते हो डिटेल में जाएंगे, लेकिन इसका हल ये होता है सिंपल, कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर देते हो। आप कहते हो भाई मैं सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 15 मिनट, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई 20 मिनट भी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 15 मिनट में ये 4 चीजें देखूंगा। ये अगर मैंने कर लिया तो फिर मैं अगले 10 मिनट के लिए गेम खेलूंगा, फिर उसके बाद किताब खोलूंगा 15 मिनट, फिर गेम खेलूंगा, फिर किताब खोलूंगा। आस्ता आस्ता आप देखोगे कि वो 15 मिनट का टाइम आपका 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पे जा रहा है, और वो गेम खेलने का टाइम आपका 15 मिनट से 14 मिनट, 13 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट पर आ रहा है। तो आपकी ये चीज इंक्रीज होती जाएगी, वो चीज डिक्रीज होती है। ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ओवर द नाइट नहीं होता। तो इस चीज को प्रैक्टिस अगर आप आज करना शुरू हो जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आज से 1 हफ्ता बाद आप मुझे अगर आकर ये बताओ कि सर मैंने आपकी स्ट्रैटेजी पे काम किया और उसने बड़ा जबरदस्त मेरे लिए प्ले आउट किया, तो जो मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन का सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको लीड दूंगा कि आप जो है स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो लेट्स सी इफ यू फॉलो दिस और नॉट। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वो इतने कोई गलत नहीं होते हैं, लेकिन जब 1 हफ्ते बाद हम कोई एफएलपी सॉल्व करें या कोई 2 दिन बाद एफएलपी सॉल्व करें तो उसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा गलत हो रहे होते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग से निकल रहे होते हैं। तो इसकी कोई स्ट्रेटेजी? यार ऐसी क्या वजह होती है कि जो हाफिज होते हैं वो कुरान हिफ्ज करते हैं, और हिफ्ज करने के बाद उनसे अगर तुम 5 साल बाद भी पूछ लो, सही है कि यार कहाँ पर क्या चीज थी, थोड़ा सा अगर उन्होंने 5 साल कुरान ना पढ़ो तो वो थोड़ा सा भूल रहे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो उनको याद आ जाएगा, हाँ यार यहाँ पर ये वाली चीज थी। मुझे जब पता चली थी उनकी सीक्रेट, आप में से अगर कोई हाफिज हो तो आप मुझे बताएं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे जो स्टडी पता चली तो आई वाज एस्टोनिश्ड। हिफ्ज करने के लिए द कुरान, द फॉर्मेट दैट दे यूज इज, उनको पता होता है रेपिटेशन। नदीम कह रहा है रेपिटेशन इज यस नंबर 1 थिंग, लेकिन द वे दे मेमोराइज इट वो इस तरह से होती है कि उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कुरान में कौन सा वाला पेज की कौन सी वाली जगह पे कौन सा वाला वर्ड है, और वो वाला पेज किस वर्ड पे खत्म होता है, और अगला वाला वो पेज किस वर्ड से स्टार्ट होता है, और वो उस चीज को आपस में लिंक करते हैं। तो उनके दिमाग में लिटरली पिक्टोरियल मेमोरी बन जाती है, पिक्चर्स बन जाती हैं, लिटरली पिक्चर्स बन जाती हैं। हम में से कुछ लर्नर्स जो हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, हमें ये चीज समझने की जरूरत है, इस बारे में मैं बात करूंगा बाय द वे। हम में से कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ रटाफाइड लर्नर्स होते हैं, रोट लर्नर्स। हम में से कुछ लोग वीडियोस को, एनिमेशंस को देखकर लर्निंग करते हैं, हम में से कुछ लोग साउंड्स को सुन के, हम में से कुछ लोग एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म के लर्नर्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इसलिए लूज आउट हो रहे हो बिकॉज आप जो चीज बुक में पढ़ रही हो उसकी पिक्टोरियल मेमोरी आपके माइंड में ना आ रही हो, और आप पिक्टोरियल मेमोरी वाले बंदे हो। तो इसीलिए अच्छा है कि जो चीज आपने किताब में पढ़ी है उसके नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने से होता ही है कि किताब को साइड में रख के अब आपने नोट्स को देख रहे हो, तो नोट्स क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन बाय द वे बिटवीन व्हाट यू राइट एंड हाउ इट इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन। द हैंड टू ब्रेन जो कनेक्शन होता है ना, ये एक बड़ी पावरफुल चीज होती है। जो आप में से नोट्स बनाता है, आप लोग मेरी बात से एग्री करोगे, नोट्स बनाना एक बड़ा मैजिकल प्रोसेस होता है। तो फिर लोग कुछ वो बनाते हैं, स्टिकी नोट्स बनाते हैं, स्टिकी नोट्स बनाकर दीवार पे चिपकाते हैं, क्योंकि उनको दिल करता है कि पिक्टोरियल मेमोरी, मेरा ये स्टिकी नोट यहाँ पर था, ये स्टिकी नोट यहाँ पर था, ये ग्राफ यहाँ पर था, बुक में ये वाली चीज मैंने, सॉरी अपनी कॉपी में ये चीज मैंने यहाँ लिखी थी, इस वाले मार्कर से लिखी थी, इस वाले ग्लिटर पेन से मैंने उसको हाईलाइट किया था। पिक्टोरियल मेमोरी आपके माइंड में बन गई। यू गेट द पॉइंट, ठीक है। इस वजह से जब आप पेपर करने बैठो तो हो सकता है जो चीज आप भूल रहे हो इस वजह से भूल रहे हो क्योंकि आपने किताब के अंदर वो वाली चीज सरसरी सी पढ़ ली थी, आपके ब्रेन ने उसको स्टोर नहीं किया क्योंकि आपने उसे लिखा नहीं, आपने उसे हाईलाइट नहीं किया, आपने उसे रिवाइज नहीं किया, और इस वजह से आप वहां पर जाकर भूल गए हो। एक तो हो सकती है ये रीजन। दूसरी रीजन हो सकती है कि आप स्ट्रेस के अंदर आ गए हो कि यार मैंने अब अच्छा परफॉर्म, सर हमारे ने बोला था 196 मार्क्स लोगे तभी कहानी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। आपके दिमाग में आ गई अमार की बात, 196 लेने ही लेने हैं। ओ शिट, 6 क्वेश्चन तो मैं अभी तक यहाँ पर खराब कर चुका हूँ, मुझे तो आती नहीं थे, 6 क्वेश्चन मैंने खराब कर दिए। 194
सारे भी सही कर दिया तो 194 आएंगे। सर अमार ने तो 196 बोला था, तो इसका मतलब है कि मैं तो अभी भी तैयार नहीं हूँ, तो मैं अगला क्वेश्चन भी गलत, तो अगला क्वेश्चन भी गलत, तो अगला क्वेश्चन भी गलत, फिर आ गया डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट की वजह से आप गिर गए 160, 165, 170 के ऊपर। यू सी, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से ये चीज सही नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर प्लीज फॉलो। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन डीलिंग विद स्ट्रेस राइट नाउ। Yeah, that's the only solution that I can portray. आगे जाकर मैं एग्जैक्टली बताऊंगा इन चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन आगे जाकर आप में से जो बच्चा नम्स का पेपर नहीं दे रहा, प्लीज नम्स का पेपर दे। मैं बाद में बताऊंगा क्यों वो भी जरूरी है, लेकिन नहीं दे रहे तो दे दो। और नम्स का खैर बहुत सारी और चीजें मैं आगे जाकर बताऊंगा। एनीवेज, कोई और सवाल जल्दी से बताएं, उसके बाद आई टेक द लीव। सर SRT करने बैठो ना, पहले 25-50% तक अटेंशन स्पैम रहता है, फिर बाद में दिल ही नहीं करता क्वेश्चन करने का। तो आप जिसने ये आखिरी वाला जो कमेंट दिया, ये क्या नाम है आपका? वजिया। वजिया, आपकी आवाज गायब हो गई है, सवाल आते हुए तो सही आवाज थी। यस सर, बोलिए, मैं सुन रही हूं। वजिया, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ आप सुन रही हो, मैं आपको नहीं सुन पा रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वजिया आपका नाम है राइट? वजिया, आप ये बताओ कि आप ये वाला टेस्ट जो करते हो जिसमें 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको दिल नहीं करता, मोमेंटम सारा टूट जाता है, आप अपना ये वाला पेपर कितने बजे करते हो दिन में? दिन में नहीं करती, मैं सुबह को करती हूँ 8-9 बजे। 8-9 बजे। इस पेपर करने से पहले आप क्या करती हैं? वॉक। सही है, एक चीज ट्राई कीजिएगा। अच्छा, और उससे पहले रिवीजन, किताब को खोलना, ये वो वगैरह कुछ भी? सर असल में मैंने जब पिछली दफा पेपर दिया था ना, तो आवाज नहीं आ रही वजिया आपकी, वजिया आवाज नहीं आ रही। टाइम टेस्ट दिया था ना, तो मैंने बुक्स नहीं यूज की थी, मैंने बुक्स पढ़े बगैर टेस्ट दिया था और मेरे 155 मार्क्स आए थे। तो इस दफा मैं जब से रही हूँ तब से मेरे दिमाग में ये चीज है, जब तक मैं पेपर करने से, टेस्ट करने से बिल्कुल पहले वो टॉपिक रिवाइज नहीं करूंगी, मैं टेस्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने बड़ी प्यारी बात बोली है। मैं आपको एक टोटका देता हूँ। टोटका सिंपल ये है और सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपने सिंपल क्या हरकत करनी है आपके बाद, कि आपको अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा तो जस्ट इन प्रैक्टिस। अच्छा बाय द वे, जब तुम प्रैक्टिस करने बैठती हो, FLP करने बैठती हो, टाइमर लगाती हो अपने सामने? नहीं, टाइमर नहीं लगाती, तो टाइमर लगाए बगैर तुम FLP कैसे कर सकती हो? सर नियर पेयर का क्विज या ऑनलाइन क्विज के साथ तो ऑलरेडी टाइमर होता है ना। उसकी बात करिए। अच्छा, उस पर टाइमर होता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि यार अपने सामने अगर नियर पेयर का है या पेपर पर है, कुछ भी है, अपनी अलग से टाइमर लगा के रखो, ठीक है। जो तुम्हें बोले कि भाई 200 नंबर का सवाल है, मेरे पास कितने घंटे होते हैं अली MD कैट के लिए? आई थिंक 2.5-3 घंटे, 3.5 आवर्स। जी सर। यस सर। 3.5 hours. 3.5 hours would mean 3.5 multiplied by 60 is equal to 210. तो हर एक सवाल 200 कितने मिनट्स होते हैं? 210। 210 ना, तो और 200 सवाल होते हैं राइट। तो 200 सवाल का मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट एंड 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब 1 मिनट 6 सेकंड 3 सेकंड अराउंड। हाँ, 1 मिनट और 3 सेकंड आपके पास होते हैं हर एक सवाल को करने के लिए तकरीबन। तो आपको पता होना चाहिए भाई मेरे पास सामने ये। अच्छा सो खैर, होमवर्क, अगेन होमवर्क, एक्शन आइटम्स की बात करेंगे, ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। एक्शन आइटम क्या है? एक्शन आइटम है अगली बार आप क्या करोगे, आप सारे क्या करोगे, आपने जो FLP अगली बार देना है, सुबह को उठ के रात को आप उसकी सारी बुक्स और नोट्स और सारी रिवीजन कर लोगे जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हो, और रात को आप सो जाओगे टाइम पर, 10 बजे सो जाओगे। एक्शन आइटम, सुबह को आप 6 बजे उठोगे, जो आप हल्की फुल्की वर्जिश, कोई किताब नहीं खोलोगे, कुछ भी नहीं खोलोगे, सुबह को फ्रेश होगे, नहाओगे, धोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, जूते पहनोगे, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठोगे, खामोश एनवायरनमेंट होगा, सामने पेपर रखोगे, सामने टाइमर लगाओगे। जैसे ही 9 बजेंगे, 8 बजेंगे, जो भी आपका पीक टाइम है, उस टाइम पर आपने जो है
टाइमर ऑन करना है और पेपर करना, सॉल्व करना है, और अपने आप से वादा करना है ये मेरा रियल MD-CAT है, ये MD-CAT डिटरमिन करेगा मैं डॉक्टर बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा, ये MD-CAT है, ये अभी जो मैं बैठा हूँ। और फिर आप उस टाइमर के हिसाब से पूरा पेपर अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करके उठेंगे। ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क के ऊपर अमल आपने करना है। बीच में कहीं पर भी टूटेंगे कोई बात नहीं, आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप आगे जाएंगे। ये आपका होमवर्क है। आप में से जिस बच्चे ने ये होमवर्क किया, मैं क्या, आपको कायनात आपको प्राइज देगी, आपको डॉक्टर बनाएगी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन लेट्स सी कि अगली बार आप में से कौन ये हरकत कर आता है। ठीक है सर, बट अभी अगर मेरी तैयारी तो शुरू ही तकरीबन 10 बजे। सही है, 10 बजे थोड़ा सा जल्दी करो। MD-CAT का एग्जाम मेरे ख्याल से 9 बजे होगा सुबह को स्टार्ट, तो थोड़ा सा 1 घंटा पीछे कर लो अपना टाइम। सुबह का टाइम बड़ा बरकत वाला, वो 8 बजे कर लो तो और अच्छी बात है। ठीक है, बड़ा बरकत वाला टाइम होता है, बिल्कुल दिमाग खाली, बिल्कुल कोई किताब नहीं, कोई नोट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेपर। जिस दिन एग्जाम वाले दिन भी अगर सुबह सुबह उठ के अगर तुम किताब खोल रहे हो और अगर किताब में से अगर चीजें रिवाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम MD-CAT के लिए अभी भी रेडी नहीं हो। इतना टाइम तुम्हें एक्सटेंशन मिल गई, उसके बाद भी अगर तुम MD-CAT वाले दिन अगर किताब खोल रहे हो तो सिर्फ अपना स्ट्रेस तुमने बढ़ा लिया। खैर, इसके बारे में भी बात करेंगे, MD-CAT वाले दिन तुमने क्या करना है। MD-CAT वाला दिन सबसे ज्यादा डिफाइन करता है कि तुम एग्जाम के दिन कैसा परफॉर्म करोगे। बट एनीवेज, दैट्स अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस। हम इंशाल्लाह फ्राइडे को सेम टाइम मिलेंगे विद a topic around few elements on how to manage the most important thing around stress वाली चीजों का ख्याल मैं आपका रखूंगा, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट्स वाला ख्याल मेरे बाकी सारे इंस्ट्रक्टर्स आपका रखेंगे। ठीक है, उनसे आपने वो चीजें सीखनी है, मेरे से आपने लॉजिकल रीजनिंग की हल्की फुल्की चीजें, लेकिन बाकी ये चीजें सीखनी है। मेरा ये Excuse me, sir. 60% सब्जेक्ट्स को मैं वेटेज दूंगा 40%। ठीक है, 40% के ऊपर सारे लोग लगे रहते हैं, 60 पे नहीं लगे रहते हैं, हम 60 पे काम करेंगे। ठीक है जी, मुझे अब आप प्लीज दें इजाजत। कोई क्वेश्चन आया था सर यहाँ पे सरली है, उनसे हमने पूछना है आज कोई ऑफिशियल थोड़ा नाम्स के बारे में कुछ बता। आप लोग अली से गपशप लगाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, जो नियर पीयर के क्रश नोट्स हैं, क्रश नोट्स क्या होता है लड़के? क्रैश नोट्स होता है कुछ अगर होता है क्या, तो मैं अब मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बड़ा परेशान होता हूँ कभी कभी MD-CAT के बच्चों को कि उन्हें MD-CAT के लिए अपियर होना है और उनके अभी भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट इतने वीक हो, तो इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का मेरिट मेक और ब्रेक कर रहा होता है, तो फोकस करना बड़ा लाजमी है उस पर। सर, जो ये नियर पीयर के क्रैश नोट्स हैं वो क्या PTB से ही या ओवरऑल बुक से बने हुए हैं? अली इससे ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। ठीक है जी, अली आप गपशप लगाएं अगर किसी के सवाल हैं, वरना आई विल टेक द लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस। इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलते हैं, और कल वाला जो इंस्ट्रक्टर वाला सेशन है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज।